यूसुफ, मिस्टर ऋषि सेदेव सर। आज इन सब की वजह से आज इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर इतना बड़ा मुझे मौका मिला है, इसलिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा सभी अपलाइन, सभी गुरुजन का और ऋषि सर का। और दोस्तों, आज वाकई बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी का दिन है दोस्तों। और मैं दुनिया के कोने कोने से उपस्थित हुए तमाम व्यूज ऑफ 10 और नए मेहमानों का आज मैं इस लाइफ चेंजिंग वेबिनार एंड नेशनल वेबिनार के अंदर मैं आपका दिल की गहराइयों से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का दिन, जैसा मुकेश सर ने कहा कि आज का दिन वाकई में एक यूनिक दिन बनने वाला है, एक ऐतिहासिक दिन बनने वाला है। आज जो हम यहाँ पर, क्योंकि आज आपको डायरेक्ट मौका मिला है, आपको इस प्लेटफॉर्म पे आने का मौका मिला है दोस्तों, तो आज हम बहुत वो छोटी छोटी बातें जानने वाले हैं, वो बातें जानने वाले हैं कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि वाकई व्यूज ऑफ इंडस्ट्री मैंने एजे करियर क्यों चेंज करा, ऐसा क्या था इस इंडस्ट्री के अंदर जिसकी वजह से मैंने एजे करियर चेंज करा। आज मैं आपको ये डिस्कस करने वाला हूँ कि आज व्यूज ऑफ इंडस्ट्री की जरूरत आज हर परिवार को क्यों है। दोस्तों, मैं आपसे निवेदन चाहूंगा कि आज आपको हमसे और हमको आपसे मिलवाया उस ऊपर वाले ने, ये जो मिलवाया, और कहते हैं आपने कई बार सुना होगा कि बिना ऊपर वाले की मर्जी से पत्ता भी नहीं हिलता है। तो ये मान लीजिए कि आज का दिन जो है वो बहुत ऐतिहासिक होने वाला है, बहुत बड़ा होने वाला है आप सबके लाइफ। तो दोस्तों, मैं जानता हूँ कि आप सब लोग तैयार हैं, आप सब लोग रेडी है। फिर भी एक बार पूछना चाहूंगा, क्या आप सब लोग तैयार हैं? आप, थैंक यू सो मच। मैं आपके चेहरे से देख रहा हूँ, आपके एक्साइटमेंट से देख रहा हूँ दोस्तों। और मैं आपसे कहता हूँ, ये जो हमारा सफर है, मैं केवल 50 मिनट आप लोगों के बीच रहने वाला हूँ, और ये मैं वादा करता हूँ ये 50 मिनट के अंदर जो यहाँ से जो भी शब्द डिलीवर होंगे, बस उन शब्दों को पकड़ लेना, उन शब्दों का सही अर्थ निकाल लेना। मैं आपसे वादा करता हूँ कि वो जो शब्द है जो यहाँ से डिलीवर होने वाले थे, उनको आपने पकड़ लिया तो वो आपकी जिंदगी में, आपकी लाइफ को बदलने में बहुत बड़ी मदद करने वाले दोस्तों। तो दोस्तों, वक्त बहुत कम है दोस्तों, और कहते हैं दोस्तों कि वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, परंतु दोस्तों जिंदगी दोबारा नहीं मिलती है वक्त को बदलने के लिए। तो दोस्तों, आज का जो वक्त है, ये जो समय, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको सबसे कीमती चीज जो मिली है वो वक्त ही मिला है दोस्तों। तो इस वक्त की कीमत को ध्यान में रखते हुए, इस वक्त का सम्मान करते हुए दोस्तों, मैं अपनी बात की शुरुआत अपने परिचय से करना चाहूंगा दोस्तों। आपके इस भाई का नाम रवि प्रकाश सिंह कुशवाहा, बाबा महाकाल की पवित्र नगरी उज्जैन एमपी मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। एजुकेशन मेरा एमएससी रहा है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से, और उज्जैन जिले में ही अपनी खुद की कोचिंग क्लासेस का संचालन किया करता था, जहां पर 11th क्लास, 12th क्लास, बीएससी फर्स्ट ईयर इस टाइप की बैचेस लिया करता था। दोस्तों, कोचिंग पढ़ाना मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। कोचिंग मैंने बहुत ही छोटी उम्र से, मतलब छोटी उम्र से क्या कि 12th के बाद ही शुरू कर दिया था। आप समझ सकते हैं कि 12th के बाद यदि मैंने कोचिंग शुरू किया होगा तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी परिस्थिति होगी, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें होगी, जो प्रॉब्लम होगी, उसकी वजह से मैंने कोचिंग शुरू किया था। परंतु मेरा जो पर्पस था, मेरा जो सपना था, वो सपना वही था जो आज हर युवा को होता है। और युवा को सपना क्या होता है, युवा का मेन पर्पस क्या होता है, वो होता है नौकरी। हम भी यही सोच रहे थे, हम भी यही चाह रहे थे कि हमारी कोई अच्छी नौकरी लग जाए। तो दोस्तों, उस समय 10th और 12th बेस पर जो भी वैकेंसी आती थी, उस वैकेंसी को मैं भरता था। मुझे आज भी याद है, उस समय में मैक्सिमम वैकेंसी जो है वो रेलवे की भर रहा था। 18 बार रेलवे की मैंने एग्जाम दी, और मेरी इधर पढ़ाई भी चल रही थी, इधर मेरी कोचिंग क्लासेस भी चल रही थी। कोचिंग क्लासेस का एक छोटा सा रूप था, 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम, और इसी के साथ में मैं लगातार रेलवे की तैयारी कर रहा था। दोस्तों, मुझे आज भी याद है कि मैंने 18 बार रेलवे की एग्जाम दी। 18 बार मुझे इतना याद है कि कुछ एग्जाम शुरू के मेरे सही नहीं रहे, वैसे नहीं रहे जैसा होना चाहिए, परंतु बाद के पेपर ऐसा गए थे कि मुझे खुद को लगा था कि शायद मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, परंतु वो सिलेक्शन नहीं हुआ। ये करते करते मेरा बीएससी, मतलब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था, और ग्रेजुएशन के बाद 3 बार मैंने बैंक की एग्जाम भी दी। दोस्तों, इनमें कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मेरे मन में एक ख्याल आया, जैसे आज हर युवा के मन में ख्याल आता है कि शायद मेरी किस्मत सही नहीं है, शायद किस्मत मेरे साथ नहीं है। ये जस्ट मेरे मन में विचार आया, और उसी समय मेरे मन में एक विचार और आया, और अपने आप से प्रण लिया कि रवि कुशवाहा, अब नौकरी नहीं करना है, अब जॉब नहीं करना है, अब करेंगे तो खुद का बिजनेस। और उस समय मेरा बिजनेस क्या था? उस समय मेरा बिजनेस था मेरी कोचिंग क्लासेस,
परंतु उस समय मेरा कोचिंग का इतना बड़ा रूप नहीं था, इतना बड़ा स्वरूप नहीं था, क्योंकि कोचिंग बस में अपना खर्चा पानी निकल जाए, इस मकसद से मैं कोचिंग पढ़ा रहा था। परंतु दोस्तों, जब मैंने सोचा कि अब मुझे बिजनेस ही करना है, तो फिर बिजनेस को बिजनेस तरीके से करना होगा। और एक बहुत बड़े व्यक्ति, एक बहुत महान व्यक्ति ने बात की थी कि जब बिजनेस करना है तो रिस्क लेना पड़ेगी। मैंने सोचा कि जब मुझे बिजनेस करना ही है और जब बड़े रूप में ले जाना है, जब उज्जैन जिले के अंदर एक अच्छी कोचिंग को बनाना है, तो रिस्क लेना पड़ेगी दोस्तों। और उस समय मेरे पास नहीं पैसा था, इतना पैसा नहीं था दोस्तों, परंतु मार्केट में कुछ व्यवहार ऐसे थे, उनसे थोड़ा सा कलेक्शन करके और 1,32,000, दोस्तों ये बात बता रहा हूँ मैं आपको, 2004 और 3 का होता, 2003-2004, मतलब जस्ट आज से 20 साल पहले, 2003-2004 में 1,32,000 रुपए मैंने अपनी कोचिंग पर इन्वेस्टमेंट किया। उसमें मेरे पास में जो था वो 28 से 30 हजार था, बाकी तो पैसा मैंने जो मार्केट से कलेक्ट किया। अब सोचिए, एक मन में विचार भी आया कि इतना पैसा ले रहा हूँ, यदि कोचिंग नहीं चली तो क्या होगा, परंतु अंदर एक विश्वास भी था। रिस्क ली मैंने और रिस्क लेने के बाद मेहनत करी, और दोस्तों मेहनत करी दोस्तों मैंने, और बाबा महाकाल का ऐसा आशीर्वाद रहा, माता पिता का एक ऐसा आशीर्वाद रहा दोस्तों, कि उज्जैन के अंदर एक नामी कोचिंग हुई। मतलब उस साल, मतलब मैं भी आश्चर्य करने लगा कि 300 और 325 बच्चे मेरी कोचिंग का आने लगे। बड़ा बड़ा मतलब एक आश्चर्यचकित वाला वो मूवमेंट बना दोस्तों। और सुबह 7 बजे मैं अपनी कोचिंग शुरू करता था, 7 से लेकर रात को 8 बजे तक, ये 10 से 11 घंटे कोचिंग पढ़ाता था। और 10 से 11 घंटे कोचिंग पढ़ाने के बाद, सारे खर्चे निकालने के बाद, मैं 20 से 25 हजार रुपए अपनी उस कोचिंग से सेविंग कर लेता था दोस्तों। ये 20 से 25 हजार के बाद, मैं वही बोला, आज से 17 साल 18 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको। यदि 17-18 साल पहले की 20 से 25 हजार की तुलना में आज से करूं, ये 2022 से करूं दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं करीबन 1 लाख से ऊपर ही होगा, 1 लाख से ऊपर होगा। तो यदि 1 लाख से ऊपर यदि कोई व्यक्ति अपने बिजनेस से कमा रहा है, तो परफेक्ट, सब कुछ बढ़िया। और दोस्तों ये सब कुछ बढ़िया चल ही रहा था, ये सब कुछ बेहतर चल रहा था। और इसी दौरान एक अजनबी शख्स से मेरी मुलाकात होती है। दोस्तों कहते हैं ना कि दोस्तों, ऊपर वाले ने आपके लिए कुछ और सोच रखा होता है, इसीलिए उन्होंने हमें जॉब में नहीं जाने दिया, है ना। तो एक अजनबी शख्स दोस्तों, जो हम एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते थे, हमारा कहीं से कहीं तक कोई कनेक्टिविटी नहीं थी, हमारा कहीं से कहीं कोई संपर्क नहीं था, उनका उज्जैन आना हुआ दोस्तों। और इत्तेफाक से हमारी मुलाकात हुई और एक दूसरे के इंट्रोडक्शन से बातचीत शुरू की। उन्होंने कहा कि रवि सर, मैं मंदसौर एमपी, जो उज्जैन से करीबन देखा है तो 160 किलोमीटर दूर है, मैं मंदसौर एमपी का निवासी हूँ। और वो एमआर थे, मेडिकल रिप्रेजेंट। बोले जो मेरा प्रोफेशन है वो मैं एमआर हूँ, और मंदसौर के आसपास के क्षेत्र में मेरा जो क्षेत्र है, परंतु एमआरशिप के साथ में ही मैंने ग्रेट प्रोजेक्ट पर वर्क करना शुरू करा है। और उन्होंने कहा मुझसे कि रवि कुशवाहा एक ऐसा वर्क है, ये एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम शुरू किया है जो पूरा एजुकेशन से संबंधित है। और एजुकेशन भी कौन सी, जिसका मतलब एजुकेशन वो जो आज हर व्यक्ति सीखने जाता है। और उस प्रोग्राम को इस टाइप से डिजाइन किया गया है कि यहाँ पर व्यक्ति एजुकेशन तो ले सकता है, अपने आप को अपडेट तो कर सकता है, परंतु उसी एजुकेशन साथ साथ में आप यहाँ से एक एक्स्ट्रा इनकम भी कर सकते हो। उन्होंने कहा कि आप अपने बिजनेस के क्राइटेरिया बढ़ा सकते हो, और यदि 5 से 6 साल, यदि कुछ साल यदि आप ईमानदारी के साथ काम करते हैं, आप पार्ट टाइम काम करते हैं दोस्तों, तो अपने आप को फ्री भी कर सकते हैं। दोस्तों थोड़ा सा मन में प्रश्न गया मेरे कि ऐसा कौन सा काम इस शख्स के पास, ऐसा कौन सी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आज मैं 10 से 11 घंटे कोचिंग पढ़ा रहा हूँ, तब जाके 20 से 25 हजार सेविंग कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप अपने बिजनेस का क्राइटेरिया बढ़ा सकते हो, अपने आप को फ्री कर सकते हो। तो मेरे मन में एक विचार आया कि इस काम को देखना चाहिए। और सबसे अच्छी बात है, उन्होंने जो शुरुआत की थी, उन्होंने कहा था कि पूरा जो प्रोग्राम है वो शिक्षा से संबंधित है। तो मेरे माइंड में एक चीज सेट हो गई थी, यदि एजुकेशन से रिलेटेड कोई प्रोग्राम है, तो एजुकेशन में यदि मैं कोई इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो कोई घाटे का सौदा नहीं होगा, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो काम आई जाएगी दोस्तों। उस दिन तो नहीं, उसके सेकंड डे हमारा टाइम सेट हुआ, और रात को 8:30 का समय था, मुझे आज भी याद है, रात को 8:30 का समय, तो वो मेरे घर आए दोस्तों। सुबह 7 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक, मतलब ये मेरा कोचिंग का शेड्यूल हुआ करता था, सुबह 7 से लेकर रात को 8 बजे तक। और मेरा जो सब्जेक्ट था वो मैथमेटिक्स था, 11th 12th बीएससी फर्स्ट ईयर, साथ में मैंने पीईटी AEEE JEE जैसी बैचेस की शुरुआत कर दी थी। तो जब वो मेरे पास आए 8:30 बजे, जब वो बैठे, और जैसे उन्होंने प्रोग्राम दिखाना शुरू करा दोस्तों, कुछ मिनट, मतलब मैं बताऊं आपको, 4 से 5 मिनट ही मैंने उनको ढंग से सुना होगा। बाकी तो इतनी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि थका हुआ था पूरी तरीके से, इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उस व्यक्ति के सामने मतलब करीबन 40 मिनट, है ना, सुनने की अवस्था में बैठ सकूं। मतलब मैंने उसके पूरा प्रोग्राम नींद में देखा। अब देखिए चमत्कार, देखिए दोस्तों, मैजिक देखिए।
जब उन्होंने मुझे पूरा प्रोग्राम दिखाया, कुछ ही मिनट मुझे उनकी आवाज को मैंने सुना, उनकी बातों को ध्यान सुना, बाकी पूरा प्रोग्राम मैंने नींद में देखा। और जब पूरा प्रोग्राम हो गया तो उन्होंने मुझसे पूछा कि रवि कुशवाहा ये प्रोग्राम कैसा लगा? मैंने कहा सर बहुत बढ़िया प्रोग्राम लगा। उन्होंने कहा रवि कुशवाहा मन में कुछ और, मतलब मन में कोई प्रश्न हो या कुछ चीज और जानना चाहते हो, कोई जिज्ञासा हो तो आप अपनी बात को रख सकते हैं। तो मैंने कहा सर कोई जिज्ञासा नहीं। मैंने कहा कि कोई जिज्ञासा नहीं है। तो बोले ठीक है सर, आप ये, उन्होंने मुझे टेम्पलेट दिया, बोला आप इसको पढ़िए, कल फिर मिलते हैं। दोस्तों अगले दिन जो था वो संडे का दिन था, वो फिर आए, उन्होंने मुझसे कहा रवि जी आपको जो कल मैंने प्रोग्राम दिखाया था वो कैसा लगा? मैंने कहा सर बहुत बढ़िया लगा, जबरदस्त लगा। तो बोला कि कुछ चीज जानना, कुछ चीज पूछना पूछ सकते हो। तो दोस्तों मन में क्वेश्चन तब होंगे जब मैं जानकारी शायद मैंने पूरी ली होती है। तो मैंने कहा सर कोई क्वेश्चन नहीं है, मन में कोई क्वेरी नहीं है। तो बोले शुरुआत करते हैं? तो मैंने कहा यस शुरुआत करते हैं। दोस्तों यकीन मानिए दोस्तों, और वाकई में धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने विश्वास का, कि एक अननोन पर्सन, एक ऐसा पर्सन जिससे मेरा कोई कनेक्ट नहीं है, जो कहीं से कहीं तो कोई रिलेशन में भी नहीं, कोई भी रिलेशन में नहीं, कहीं से कोई ऐसा भी नहीं, कोई दोस्त के दोस्त, कोई कहीं से कोई कनेक्ट नहीं था दोस्तों। परंतु उस समय मैंने एक चीज की थी, वो की थी विश्वास। विश्वास था उनके शब्दों पर, विश्वास था जो कॉन्सेप्ट दिखा था उससे भरोसा था दोस्तों, और मैंने इस प्रोग्राम की शुरुआत कर दी। अब दोस्तों क्या होता है कि जस्ट अगले वीक, अगले सप्ताह वो फिर मेरे पास आते हैं और मुझसे कहते हैं कि रवि सर इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर बिजनेस पार्ट भी है, यहाँ पर आप एक एक्स्ट्रा इनकम भी कर सकते हो। तो मैंने उन सर से कहा कि सर मैंने जो ज्वाइनिंग किया है वो केवल एजुकेशन पर्पज से ज्वाइनिंग किया है मैंने, है ना। और आपको पता है कि मेरे पास, मैं आपको पता है सुबह से लेकर शाम तक कोचिंग पढ़ाता हूँ, तो मेरे पास टाइम का इशू है। उन्होंने मुझे बहुत सी चीजें बताई, बहुत सी डायरेक्ट सेलिंग की मुझे पावर दिखाई कि आप यहाँ से फ्री हो सकते हो, बहुत कुछ बता सकते हैं दोस्तों। परंतु दोस्तों कहते हैं ना कि जब तक किसी चीज की पावर वो तो जानते, जब तक मैं नहीं जानू तब तक हम बहाने बना रहे होते हैं। तो मैंने उनको केवल बहाने बना रहा था। जैसे आज एक ह्यूमन नेचर होता है, ह्यूमन नेचर यही तो होता है कि जब हम किसी चीज की पावर नहीं समझ रहे होते हैं तो क्या कर रहे होते हैं, हम समस्या गिना रहे होते हैं, हम बहाने बना रहे होते हैं। दोस्तों यही मैंने किया। मैंने 2.5 महीने तक, यकीन मानिए वो मेरे पास आते थे, बोलते थे कि आप ये करते थे, मैंने 2.5 महीने तक बहाने बनाया। और फिर मैंने बाद में कहा कि ठीक है सर मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, तो तभी आपको पता है सर नवंबर दिसंबर टाइम है, बच्चों का सिलेबस मुझे कंप्लीट करवाना है, तो सर अपन मार्च और अप्रैल में जब मैं थोड़ा फ्री हो जाता हूँ उस समय काम करेंगे। दोस्तों ये सारी चीजें, मतलब वो टालने वाली आदत जो होती है आज, वो सारी आदत मेरे अंदर थी और ये सब कुछ चल रहा था दोस्तों। और इसी दौरान जस्ट 2.5 महीने बाद, मतलब मेरी ज्वाइनिंग के 2.5 महीने बाद मेरी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है। और वो हो सकता है वो टर्निंग पॉइंट आज आपकी, क्योंकि ये हर व्यक्ति की जिंदगी में आता है दोस्तों। दोस्तों बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, मैं बहुत प्रैक्टिकली और जिंदगी के प्रैक्टिकली जो मेरे अनुभव रहे हैं वो बात आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। कैसे लाइफ में बदलाव आता है, कैसे लाइफ में चेंज आता है, कौन से ऐसे मूवमेंट आ जाते हैं, कौन से ऐसे मूवमेंट आ जाते हैं जो आपकी जिंदगी को बदल देते हैं दोस्तों। तो ऐसे एक मूवमेंट मेरी जिंदगी में आया दोस्तों, मुझे आज भी याद है। वो दिन था 14 जनवरी का एक दिन था, उससे 14 जनवरी के वो दिन से एक दिन पहले वही शख्स मेरे पास फोन आता है और मुझसे कहते हैं कि रवि सर आप ही के पास के जिला देवास, मतलब उज्जैन से देवास पड़ता है 36 किलोमीटर, बोला आप ही के पास के जिले में देवास में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होने जा रहा है। और उन्होंने कहा कि वहां पर एक ऐसे शख्स आ रहे हैं और आप उनसे मिलोगे, आप उनको सुनोगे तो आपको जिंदगी के अंदर बहुत सी चीज क्लियर होगी। तो मैंने उनसे बोला सर सॉरी मैं माफी चाहता हूँ कि 14 जनवरी मकर संक्रांति का दिन है और उज्जैन के अंदर मकर संक्रांति का थोड़ा एक अलग माहौल होता है, क्योंकि यहाँ पतंग का एक अलग माहौल होता है और हमको शौक भी था, है ना। तो मैंने कहा सर और कोई दिन होगा, और कोई दिन होगा तो मैं जरूर आऊंगा। तो उन्होंने मुझसे कहा रवि सर मैं अब लास्ट टाइम आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपने मुझ पर इतना भरोसा करा और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि आप इस प्रोफेशन के लिए मत आइए वहां पर देवास के अंदर। आप जो अपने प्रोफेशन जो है जिसमें आप हैं कोचिंग क्लासेस में, उसको और अच्छी तरीके से कैसे संभाल सकते हो, उसको और अच्छी तरीके से कैसे मैनेज कर सकते हो, आप इसको जानने के लिए आइए। दोस्तों मेरे मन में एक विचार आया कि एक अनजान शख्स जो मुझसे कुछ ऐसी बातें कर रहा है जो मतलब मेरे बारे में इतना कुछ सोच रहा है कि आप अपने बिजनेस के अंदर बहुत आगे जा सकते हो, आप लाइफ के अपनी सोच को अच्छी डेवलप कर सकते हो। और मैंने कहा ये पहली बार हो रहा है। तो मेरे अंदर से एक आवाज आई कि मुझे इस व्यक्ति की बात मानना चाहिए। मैंने कहा सर बिल्कुल, अब आपने इतनी बातें कह दी है तो ठीक है, वो त्योहार को मैं साइड में रखता हूँ और कल मैं देवास जरूर पहुंचूंगा। मैंने पूछा सर वो प्रोग्राम और टाइमिंग क्या? उन्होंने कहा है कि उस प्रोग्राम टाइमिंग है 12:30 बजे। तो दोस्तों जस्ट 14 जनवरी का दिन होता है, आप जानते हो सर्दी का दिन भी बहुत होता है। तो 14 जनवरी का मैंने, क्योंकि जबकि देवास उज्जैन का जो डिस्टेंस है वो यदि हम बाइक से जाते हैं तो 1 घंटे के अंदर आराम से तय कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं 7 बजे निकल गया, मैं 7 बजे देवास से निकल गया। मैंने ऐसा ना हो कि जब यहाँ माहौल ऐसा हो जाए और उस माहौल के अंदर मैं उस सेशन को छोड़ दूं। मेरे मन में ही आ गया था बस अब मुझे सेशन अटेंड करना है। तो मैं सुबह 7 बजे अपनी बाइक उठाई और देवास से निकल गया। मैंने उस शख्स से फोन लगाया, मैंने कहा सर मैं देवास पहुंच चुका हूं, आप कहाँ हो?
क्योंकि वो मंदसौर से आ रहे थे, तो देवास और मंदसौर की दूरी थी 200 किलोमीटर, और उस समय रोडों की इतनी अच्छी हालत भी नहीं हुआ करती। उन्होंने बोला बस मैं पहुंच गया हूँ, आप एक काम कीजिए, वहाँ ये प्रोग्राम स्थल है, वहाँ पर ये नंबर है, आप वहाँ पहुंचिए, उनसे बातचीत कीजिए, और वहाँ पर एक इन्विटेशन कार्ड होगा, आप उनसे ये कार्ड लेके आप अंदर बैठिए। अब क्या हुआ, जब मेरी बातें होती है उनसे 8 बजे करीब, 3 साढ़े 3 घंटे का गैपिंग था, वहीं पर माता जी मंदिर था, हमने वहाँ दर्शन करे, और मैं प्रोग्राम वहाँ पे पहुंचा। तो प्रोग्राम वहाँ पे पहुंचा तो वहाँ पर जिस व्यक्ति ने नंबर दिया उनसे मेरी बातचीत हुई, उन्होंने कहा ये आपका कार्ड है और करीबन 1 घंटा और लगेगा, 1 घंटे बाद प्रोग्राम शुरू होगा। तो उस समय मेरे मन में विचार आया, क्या घर चला जाए, क्या वापस से घर चले? तो मैंने कहा नहीं, आप यदि आए हैं तो अपन कुछ चीज नया चीज जान के जाते हैं, कुछ चीज जानते, हो सकता है कोई ऐसी चीज मुझे मिल जाए जो मेरे कोचिंग के अंदर मतलब मुझे और आगे बढ़ा जाए। दोस्तों, प्रोग्राम शुरुआत हुई, 12:30 बजे समय था, एंट्री स्टार्ट हुई। एंट्री स्टार्ट हुआ, मैं एक कोने की कुर्सी बैठा, मैं करीबन 7वीं 8वीं रो के बाद मैं एक कोने की कुर्सी बैठा, और प्री होस्टिंग हुई, पिन में सब कुछ हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मैं कहाँ आ गया हूँ, चलो घर चलते हैं, मेरे मन में बार बार विचार आ रहा था। परंतु फिर मैंने सोचा नहीं यार, है ना, अब आए हैं तो चलो पूरा, मतलब उस समय में असमंजस में चला था। और दोस्तों फिर क्या होता है कि 1:30 बजे बाद जस्ट मैंने उनको फोन भी लगाई बीच में, सर आप वहाँ बोले, बस मैं पहुंचने वाला हूँ। फिर 1:30 बजे बाद क्या होता है दोस्तों, लाइफ का मेरा जो मेन टर्निंग पॉइंट है वहां से शुरू होता है। 1:30 बजे बाद क्या होता है, जो मेन गेस्ट थे, जो मेन स्पीकर थे, जिन्होंने, है ना, जो मेरे सामने आइडेंटिफाई किया था एक ऐसे शख्स आने वाला है जिस बहुत कुछ जानने का मौका मिलने वाला है, वो शख्स सफारी गाड़ी से आते हैं। दोस्तों जैसे वो सफारी गाड़ी से आते हैं तो देखना माहौल क्या था, और उस माहौल ने मेरे अंदर क्या, मतलब मुझे कितना बड़ा इंप्रेस किया। वो सफारी गाड़ी से उतरते हैं, जो होस्ट था, जो संचालन कर रहे थे, वो बड़े एक्साइटमेंट के साथ में अपनी उनकी कॉलिंग कर रहे थे। और वो जैसे सफारी गाड़ी से उतरते हैं तो एक ढोलक वाला होता है, ढोलक बजा रहे होते हैं, और उनको मालाएं पहना रहे होते हैं उनके ऊपर। और जैसे ही वो वहां से गाड़ी से लेके जब आते हैं तो ढोलक आगे ढोलक बज रहा है, पीछे लोग डांस कर रहे हैं, उनके पीछे वो चल रहे हैं। और जो बीच में जो रो थी, उसमें कुछ लोगों को फूल माला पहना रहे, मुझे भी फूल दिया, क्योंकि मैं भी कोने में खड़ा होता, मैं भी फूल डाला दोस्तों। तब मुझे लगा क्या ये भी लाइफ का पार्ट है, क्या ऐसी भी जिंदगी होती है? दोस्तों पहले मुझे नहीं पता था कि जिंदगी का पार्ट क्या है, लाइफ का पार्ट क्या है। मैं तो लाइफ का पार्ट एक ही समझ रहा था, जो मैंने स्कूली शिक्षा में लिखा था कि बेटा पढ़ लो लिख लोगे तो अच्छा पैसा कमा लोगे, बस ये समझ रहा था। परंतु मुझे नहीं पता था कि मैं सोचा क्या ये भी एक लाइफ का पार्ट है, क्या ऐसी भी लाइफ होती है? मेरे मन में दोस्तों बस वहां से लाइफ के अंदर मतलब बोलो ना, एक अलग से अंदर से मेरे भावना पैदा होने लगी। अब वो सर कब आया कब नहीं आया मुझे कोई मतलब नहीं, अब उस प्रोग्राम के अंदर मैं लीन हो गया, मैं प्रोग्राम में लीन हो गया। वो मंच पे गए, फिर लोग हमारे पास मतलब वो जो था मोमेंट था, वो मोमेंट मेरी जिंदगी इंप्रेस करा। और मैंने वही जाना क्या ये भी एक लाइफ का पार्ट होता है, क्योंकि ये मैं समझते नहीं था, मैं जानता भी नहीं था, मैं नहीं जानता था कि भैया ये भी हो सकता है। लोग उसका सम्मान करते हैं, और वो सम्मान का जो था ना, वो समय बहुत बहुत अलग था दोस्तों। और जैसे वो शख्स मंच पे गए, और मंच पे जाने के बाद उन्होंने डाइट सेलिंग की बातें करी, उन्होंने जिंदगी में सही बताओ ना तो लाइफ का मीनिंग बताया, कि जो इंसान का जन्म मिलता है इसका मेन मकसद क्या है। दोस्तों मैं पहले, यकीन मानिए, मैं पहले अपनी मतलब मनुष्य जीवन को किस रूप में ले रहा था, मैं केवल इस रूप में ले रहा था कि बस पढ़ लो लिख लो, कोई अच्छा नौकरी लग जाए, या कोई अच्छा पैसा कमा लो, और पैसा कमाओ बैंक में जमा करो, पैसा कमाओ बैंक जमा करो, बस इतनी जिंदगी में समझ रहा था। परंतु मुझे नहीं पता था कि भैया पैसा कमाना, ये पैसों को एंजॉय करना भी एक जिंदगी है। आप यकीन सकते, ऐसी सोच ही नहीं थी, ऐसा मेरा माइंड ही नहीं था। और जब उन्होंने कहा कि ये जिंदगी जो होती है ना, उन्होंने बोला 84 लाख योनि के बाद एक सर्वश्रेष्ठ योनि मिलती है। ये जो योनि होती है ये इंजॉयमेंट के लिए होती है, मतलब बोला उन्होंने बहुत सी चीज बताई, लाइफ में सपने पूरे करने के लिए होती है। उन्होंने कई ऐसी चीजें उन्होंने वहां पर क्लियर करी दोस्तों। उस दिन मुझे मीनिंग ऑफ लाइफ, जिंदगी का सही अर्थ समझ में आया। और तब मैंने वहीं बैठे बैठे संकल्प लिया अपने आप में, एक अपने आप से कमिटमेंट किया मैंने कि बस अब मुझे भी ऐसी जिंदगी बनाना है, मुझे भी इस टाइप की मेरी लाइफ बनाना। अब मेरी लाइफ केवल एक सीमित दायरे में नहीं होगी, एक कुएं के मेंढे की तरह मैं नहीं रहना चाहता हूँ, मैं भी लाइफ में कुछ करना चाहता हूँ। क्योंकि मुझे एक चीज समझ में आ गया है कि जो मनुष्य जीवन मिला है ना, ये कुछ मतलब ये अपने आप को सार्थक करने के लिए मिला है, लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए मिला है मुझे। और दोस्तों जैसे ही वो पूरा प्रोग्राम हुआ, वो शख्स उसके बाद वो शख्स मेरे पास आते हैं, वो बहुत भीड़ थी, जब वो जा रहे होते तो लोग उनका ऑटोग्राफ ले रहे होते, बहुत सी, है ना, पहले सेल्फी का देते जमाना होता था, ये ऑटोग्राफ ले रहे होते, वो जा रहे होते हैं, बस मेरा वो थे वो तो मैं अपने आप को वहां रियलाइज कर रहा था, बस ऐसी जिंदगी चाहिए। वो शख्स जब मेरे पास आए तो यकीन मानिए मैंने उनको दिल से धन्यवाद कहा, दिल से धन्यवाद कहा मैंने अपने माता पिता के आशीर्वाद को, कि आप ही के आशीर्वाद की वजह से, आप ही के संस्कारों की वजह से मैंने एक सही जगह पर एक सही निर्णय लिया। और मैंने ड्यूसॉल्ट को धन्यवाद कहा, और मैंने कहा कि सर मुझे वो सब कुछ समझ में आ गया है, मुझे वो
पावर समझ में आ गया है मुझे कि वाकई आप जो मुझे 2.5 महीने से मुझे समझाने की कोशिश कर रहे थे, मुझे 2.5 महीने से बताने की कोशिश कर रहे थे कि ये प्लेटफॉर्म क्या है, मुझे आज समझ में आ गया। मैंने उनसे माफी मांगी, सर मैं आपसे वाकई में, है ना, मुझे माफ कीजिए कि आप मतलब मेरे लिए कितना अच्छा सोच रहे थे, मेरे लिए लाइफ के लिए कितना बेहतर सोच रहे थे, परंतु मैं आपकी भावना की कदर नहीं कर पा रहा था, मैं आपकी फीलिंग को नहीं, ऐसा कई बार होता है, ऐसा कई बार आपके अपलाइन भी आपको कुछ चीज समझा रही होती, कुछ चीज बता रही होती कि आपकी ऐसी लाइफ हो सकती है, परंतु कहीं ना कहीं हम उनको समझ नहीं पा रहे होते हैं, उनकी जो भावना को कदर नहीं कर पा रहे होते दोस्तों। और बस मैंने कहा कि सर आप मुझे बताइए, मैंने कहा सर आप रहने वाले मंदसौर के हैं और मैं उज्जैन के, मुझे पता है कि आप रोज नहीं आ पाएंगे, आप 7-7 दिन 8-8 दिन 10-10 दिन आएंगे, मैं आप वेट नहीं कर सकता हूँ। मुझे समझ में आ गई है, मुझे वक्त की कीमत समझ में आ गई है, क्योंकि मैंने आपकी शुरुआत यहाँ से की थी, मैंने शुरुआत की थी कि वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती है वक्त बदलने के लिए। तो वो मुझे समझ में आया, मैंने कहा कि सर आप मुझे बताइए। उन्होंने उस दिन मुझे बताया ड्रीम की पावर बताई, उन्होंने बताया कि रवि कुशवाहा, है ना, ड्रीम पावर बताया कि ड्रीम क्या होते हैं। दोस्तों यकीन मानिए मैं नहीं समझता था कि सपने लिखे भी होने चाहिए, तो उन्होंने एक गोल्डन स्टेटमेंट बताया। पता है उन्होंने मुझसे कहा कि जो लोग सफल हुए हैं वो क्यों सफल हुए हैं, उनके पीछे एक कारण था कि उन्होंने सपनों की कीमत जानी, उन्होंने एक गोल होता है ना, गोल उसकी कीमत जानी, उन्होंने ये जाना कि गोल क्यों जरूरी है और गोल क्यों लिखे जाने चाहिए। दोस्तों फिर मैंने सिस्टम मुताबिक पूरे एक सपनों की इमारत बना डाली मैंने, जब मैं क्या क्या चाहता हूँ लाइफ के अंदर। मेरा कोई सब, मैं जबकि कोचिंग में पैसा कमा रहा था, परंतु कभी मैंने कार का सपना नहीं देखा था। मुझे लगता था कि मेरा परिवार, मेरे खानदान में किसी ने कार नहीं लिए तो मेरी क्या औकात कि मैं कार ले लूं। आप यकीन मानिए इस टाइप की सोच मेरी हुआ करती थी, है ना। पूरा उन्होंने एक सपना बनाया। उन्होंने बताया कि उस समय मेरी शादी हो चुकी थी मेरी। उन्होंने बताया कि आप नहीं चाहते कि सर अपनी वाइफ के साथ बाहर जाना घूमने फिरने जाना। मैंने सब कुछ चाहता हूँ। मैंने कहा कि सर ये बात आप कह रहे हैं, जब सगाई हुई थी, उस सगाई और शादी का जो मेरा दौर था, 6 महीने का गैप था, तो जब मैं अपनी वाइफ से बात क्या करता था ना, तो उनसे बोलता था बस शादी हो जाएगी तो अपन गोवा चलेंगे, अपनी शादी हो जाएगी तो अपन हिंदुस्तान की इस कोने में चलेंगे। परंतु हुआ क्या, उस सोच की वजह से क्या हुआ कि जब मेरी शादी हो गई तो जब घूमने की बातें आने लगी ना, तो मैं हिसाब लगाने लगा, अरे गोवा जाएंगे तो इतना खर्चा होगा, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है, वहां जाएंगे तो इतना खर्चा होगा, है ना। मतलब आप समझिए, मतलब मैं जिंदगी में सपनों की कीमत ना समझते हुए अपने अपने आप को एक सीमित दायरे में डाल रहा था। तो उन्होंने मुझे एक सपनों की पावर बताई, सपनों की इमारत बनाई, और उस दिन मुझे उन्होंने जिंदगी का पर्पस बताया, लाइफ का पर्पस बताया कि अब लाइफ का मकसद क्या है। और दोस्तों मैंने संकल्प लिया, जो मैं बहाने बना रहा था कि सर देखो आपको पता है कि मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ, दिन भर कोचिंग पढ़ाता, थक जाता हूँ, व्यस्त रहता हूँ। मैंने संकल्प लिया कि सुबह 7 से लेके रात को 8:15 तक मैं बच्चों को कोचिंग पढ़ाऊंगा पूरी ईमानदारी साथ में, क्योंकि उनका भी भविष्य था। वो मेरे पास आ रहे थे, है ना, पूरी ईमानदारी में बच्चों को कोचिंग पढ़ाऊंगा। परंतु रात को 8:15 बाद, 8:15 के बाद 10:30 तक अब लाइफ में कुछ नया करते हैं, लाइफ में कुछ नया करते हैं, लाइफ में कुछ बेहतर करते हैं, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं, बस, है ना। उसके बाद मैं कमिटेड हो गया, मैं संकल्पित हो गया। मैंने पूरी लिस्ट बनाई, पहले भी मुझसे लिस्ट का बोला था, ऐसी लिस्ट बनाओ, तो उस समय पावर नहीं समझ पा रहा था, तो कोई लिस्ट नहीं बनाई। मैंने लिस्ट बनाई और उस लिस्ट में मैंने ये नहीं सोचा कि कौन करेगा या कौन नहीं करेगा। मैं तो जिन जिन लोगों को जानता था मैंने लिस्ट अपडेट करते चला गया। और दोस्तों अब मेरे सफर की शुरुआत होती है, अब मेरे सफर की शुरुआत होती है। और जैसे ही मेरे सफर की शुरुआत होती है, तो आपको पता है ना क्या होता है, जैसे हमने चलना शुरू करा तो हमारे अच्छे दोस्त, हमारे अच्छे लोग अब हमारा मजाक बनाने लगे, अब हम पे हंसने लगे। कुछ लोग तो कह रहे थे कि रवि कुशवाहा तू कोचिंग वाकई पढ़ाता है ना पढ़ाता है। मैंने कहा ऐसा क्यों कह रहे हो कि तुम ऐसे समय पे ई लर्निंग की बातें कर रहे हो, तुम ऐसे समय पे ऑनलाइन एजुकेशन बातें कर रहे हो, तुम्हें खुद को पता है कि बच्चे स्कूल आके, बच्चे कोचिंग में आके ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाते, ऐसे टाइम पे तुम ऑनलाइन एजुकेशन और ई लर्निंग की बातें कर रहे हो। तो मैंने, क्योंकि वो ट्रेनिंग के अंदर बताया था कि विजन, मतलब उन्होंने विजन बताया था, उन्होंने बताया था कि आने वाले टाइम में एजुकेशन बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। तो मैंने कहा कि दोस्त तो सही जो कह रहा है, यही मैं सोचा करता था, परंतु आने वाले टाइम पे सबसे बड़ा बदलाव एजुकेशन में आने वाला है। आने वाला वक्त जो है ना वो ऑनलाइन एजुकेशन होगा। तो भी उन्होंने मेरे पे बिलीव नहीं करा, परंतु मुझे कहीं ना कहीं किसी को नहीं भरोसा था। ये चलता गया। अब मैंने ये नहीं सोचा कि कौन मेरा मजाक बना रहा है, कौन मेरा हंस रहा है। मैंने तो अपना काम करना शुरू करा दोस्तों, और एक संकल्प लिया था जो, बस उस पर चलना शुरू करा। अब देखिए दोस्तों क्या होता है, जब आप कोई भी काम शुरू करते हैं, जब भी आप कोई भी संकल्प लेके शुरुआत करते हैं, तो लाइफ में एग्जाम होती है, इस बात को समझिएगा। दुनिया में लोग क्या होते हैं, जब कोई चैलेंज आते हैं, जब कोई परिस्थिति विपरीत होती है, तो लोग घबरा जाते हैं और निर्णय चेंज कर देते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप सब लोग जानते हैं कि ये जो प्रॉब्लम होती है, एक्चुअल प्रॉब्लम नहीं होती है। ये प्रॉब्लम जो होती है वो एक एग्जाम का रूप होती है।
और कहा गया है कि दोस्तों यदि सफल होना है तो प्रॉब्लम उसका पार्ट है। तो दोस्तों मुझे एक चीज क्लियर हो गई थी, फिर मुझे पता था कि यदि मुझे 11th क्लास में आना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 10th क्लास की मुझे एग्जाम की अच्छी तैयारी करना पड़ेगी, उस एग्जाम को देना होगा और फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो मुझे समझ में आ गई थी, जो एग्जाम होती है ये आपको परेशान करने के लिए नहीं होती, जो समस्या होती है ये आपको परेशान करने के लिए नहीं होती, बस इसकी अच्छी तैयारी करो, इसकी अच्छी तैयारी करो। ये जो एग्जाम है वो आपको एक स्टेप आगे ले जाने के लिए होती है। बात तो कोई प्रॉब्लम आती है, कोई चैलेंज आते हैं तो समझते अब क्या होगा लाइफ को, और उस चैलेंज से घबरा जाते अपने निर्णय चेंज कर देते दोस्तों। परंतु यकीन मानिए आज यदि आपने याद कीजिए, यदि आपने तो तब आए थे जब आपके एग्जाम को तैयारी की, उस एग्जाम को दिया। यदि आप 12th में आए तो भी आप सब एग्जाम देने के बाद ही 12th में आए, यदि आपने ग्रेजुएशन करा है तो भी आपकी लाइफ में एग्जाम होती है। ऐसी ही जिंदगी एग्जाम है, कोई भी एग्जाम जो होती है दोस्तों वो आपको एक स्टेप आगे ले जाने की होती है। तो यही चीज थी मेरी जिंदगी में, जब मैंने चीज शुरू करी, जब चलना शुरू करा तो मेरी लाइफ में एक चैलेंज आया। चैलेंज आता ही है, मेरी लाइफ में एक चैलेंज आया, और चैलेंज कितना खतरनाक था मैं आपको बताना चाहता हूँ। और बाद में समझ में आया कि चैलेंज क्यों आया था। मेरे बहुत खास, मतलब मेरे खास कजिन ब्रदर, खास जो एमआर थे, और मैं उनको बहुत मानता था, बहुत सम्मान करता था। मैं उनके पास गया, मतलब उनसे मेरी मुलाकात हुई रास्ते के अंदर, और उनका नाम था धीरेन्द्र सिंह कुशवाहा, बल्कि प्यार से उनको हम धीरू भैया बोलते थे। मैंने कहा धीरू भैया मैं आपसे मिलने आने वाला था। तो शायद उनको पता चल चुका था कि रवि ने कोई नया काम शुरू करा है, तो उन्होंने जस्ट वहीं पर मुझसे कह दिया कि रवि, जो तूने नया काम शुरू किया है ना, यदि तू उसको लेके मेरे घर आने वाला है ना तो मत आना। दोस्तों देखिए बात, जो तूने नया काम शुरू किया ना, यदि उसको लेके तू मेरे घर आने वाला है ना तो मत आना, बाकी ऐसे तेले दरवाजा खुले। तो मैंने कहा ध्रुव साहब ऐसा क्यों बोल रहे? बोले तू नहीं जानता है, मैं 1.5 से ज्यादा मार्केट में रहता हूँ, मैं कई डॉक्टरों से मिलता हूँ, मैं कई लोगों से मिलता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है जी जहाँ तू है, ये केवल कुछ समय की बातें हैं, है ना। उन्होंने मुझे दोस्तों इतनी बातें की कि थोड़ा सा मुझे हिला दिया, मेरा माइंड को हिला दिया, हो जाता है चीज के अंदर, हिला दिया। और उन्होंने एक वर्ड और कह दिया मुझसे, यदि तुझे भरोसा नहीं है मेरी बातों पर, ध्यान से सुनिएगा, चैलेंज की बात करने जा रहा हूं मैं, यदि तुझे भरोसा नहीं है मेरी बातों पर तो अपन 1.5 साल के बाद मिलेंगे, और 1.5 साल के बाद अपन ये निर्णय लेंगे कि तूने क्या खोया और क्या पाया, तूने क्या खोया और क्या पाया। दोस्त वो बातें थी, मैं बोला कोई और होता तो शायद उस समय डिसीजन चेंज करके वो डिसोप को शायद क्विट कर सकता था। परंतु मैं घर आया, है ना, मेरे मन में कई प्रकार के विचार आ गए। फिर मैंने सोचा कि मेरी ये पूरी जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है, पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मैं लाइफ में कुछ बड़ा कर सकता हूँ। मुझे तो हमेशा लोगों ने रोका ही है, मुझे लोगों ने रोका ही है कि तू, है ना, बस ये कर ले, कोचिंग चला ले, ऐसा चला ले, मुझे तो लोगों ने रोका है। पहली बार मैं एक ऐसे एसोसिएशन में, पहली बार इस माहौल में आया जिन्होंने मुझे, मतलब मुझे खुद से मिलवाया है। तो दोस्तों उस मैंने कहा मुझे बात, मतलब ऐसे मतलब मेरे सामने एक प्रॉब्लम आई है, उन्होंने बोला प्रॉब्लम रवि चैलेंज है, और मैंने उस बात को, मैं प्रॉब्लम के रूप में ले सकता था, पर उस बात को मैंने एक चैलेंज के रूप में स्वीकार करा, एक चैलेंज के रूप में स्वीकार करा उस बात को मैंने। और अब देखिए वो चैलेंज कैसा था कि जब मैं कोचिंग पढ़ाता था तो कभी कभी सुबह 7 से 8 तक था, मेरा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट बहुत बोलना होता था, क्योंकि सोचते बच्चे किसी को बैग, किसी छूट जाता तो बैग भी खबर करता था मैं। तो रात को ऐसा लगता था, 8:15 लगता था, चलो आज थक गए हैं तो आज घर चलते कल काम करेंगे। तो जैसे एक तरफ विचार कर मैं थक गया हूँ, और दूसरी तरफ एक विचार और आ जाता था, वो चैलेंज याद आ जाता था कि 1.5 साल बाद मिलेंगे, तूने क्या खोया क्या पाया। यकीन मानिए दोस्तों, वो चैलेंज जैसी वो बात याद आती थी ना तो मेरे अंदर एक एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती थी, फिर मैं वो सब कुछ भूल जाता था, वो थकावट भूल जाता था। तब जाके मुझे समझ में आया कि वाकई लाइफ में कुछ बड़ा करना है, लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा करना है तो चैलेंज का मिलना कितना जरूरी है। ये जो चैलेंज है ना, ये आपको रोकने के लिए नहीं आते हैं, हमें रोकने के लिए नहीं आते हैं, ये चैलेंज कहीं ना कहीं हमारी स्पीड को और बढ़ाने के लिए आते हैं, और ग्रोथ करने के लिए आते हैं दोस्तों। बस हमने अब क्या करा, अब अपना काम करना शुरू कर दिया। और उस समय एक चैलेंज और आ गया, जो मेरे अंकल जी थे, वो मेरे घर आए, और मेरी माँ, क्योंकि उनको पता चल चुका था, है ना, क्योंकि मैंने भी मतलब जो सगे अंकल थे उनको भी मैंने उनको दिखाया था, तो उन्होंने बता दिया होगा कि ऐसे भाई साहब कुछ कर रहे हैं। तो अंकल जी घर पर आए, क्योंकि अंकल जी ने कुछ काम क्या होगा, वो घर पर आए, और हमारे पापा तो मैं क्योंकि बाहर रहते, तो मम्मी को उन्होंने बोला कि पंकज, घर पे मुझे पंकज बोलते हैं, कि पंकज को रोको, केवल कोचिंग से ठीक है, ये कहाँ फालतू कामों में लगा, रात को 11 साढ़े 11 घर आता है, रोको। तो मम्मी ने मुझे समझाया, तो मैंने मम्मी को कुछ बात बताई, तो मम्मी ने मेरे भरोसा नहीं किया, क्योंकि मम्मी इतनी पढ़ी लिखी नहीं है। मम्मी बोलती क्या तू अंकल से ज्यादा समझदार बन गया है, तू अंकल से इंटेलिजेंट। मैं नहीं, मैं आप किसी ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई काम अंकल जी नहीं कर पाए तो मैं भी नहीं कर पाऊँ।
है ना। तो फिर मम्मी उसको समझ नहीं पाई, मम्मी बोला भैंस कर रहा है। बाकी फिर उसके बाद मैंने अपना काम पे ध्यान लगाया। कई बार घर जाता था, मम्मी कई बार नाराज होती, सब कुछ होता था, परंतु मैं अपने काम में लगा रहा दोस्तों। एक ही वर्ड याद था मुझे, बट 1.5 साल बाद मिलेंगे, क्या खोया क्या पाया दोस्तों। और जो लिस्ट थी, बस मैंने अपना काम करना शुरू करा। किसने हाँ करा किसने ना करा ये मेरा मकसद नहीं था। बस मेरा मकसद था कि बस मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, अपने आप को अपडेट करना है, और मुझे उन लोगों को तलाश करना है जो लाइफ में आगे आगे बढ़ना चाहते हैं। बस मैं उनकी तलाश में निकल गया। रात को मैं बता रहा हूँ दोस्तों 8:15 बाद, ना कई बार ऐसा होता है, घर वाले बोलते थे कि आज शादी में चलना है, मैं मना कर देता। उन्होंने कहा कि तेरा खाना नहीं बनेगा, है ना। मैंने कोई दिक्कत नहीं, भूखा रह लूंगा मैं, परंतु मुझे अपना काम करना है दोस्तों। यकीन बता रहा हूँ, वो जो शुरू का जो साल था ना, वो कोई मतलब मेरा बस रात को 8:15 मुझे एक ही दिखता, बस मुझे रिसोर्ट में जाना है, मुझे कॉन्टेक्ट करना, मुझे प्लान करना, मुझे फॉलो करना, मुझे होम मीटिंग लगाना है, मुझे वीकली मीटिंग लगाना, बस यही फोकस था। वही चलते गए दोस्तों, मेरा माइल कंप्लीट हुआ। माइल के बाद स्टार कंप्लीट हुआ। स्टार कंप्लीट होने के बाद मैं जैसे अपकमिंग पीरियड में पहुंचा दोस्तों, और अपकमिंग पीरियड में पहुंचने के बाद जो मैंने अपने ड्रीम में लिखा था, जिसमें मैंने एक फोन भी लिखा था, मोबाइल लिखा था, उसको अचीव करा, मैंने लैपटॉप लिखा उसको अचीव करा। और जो मेरा जो मेन जो ड्रीम था, जो मुझे भरोसा नहीं था, वो था अल्टो एलेक्स। मतलब ड्रीम कार जो थी, मतलब मेरी शुरुआत की अल्टो एलेक्स से, उसको अचीव करा। जब मैं अल्टो गाड़ी लेके जब मैं जैसे घर पर आया और कॉलोनी में आया दोस्तों, आप तो जानते हैं कि जो यूसुफ की जब कार आती ना, तो ऐसी नहीं आती है, वो तो बड़े बड़े धूमधाम से आती है, एक बारात जैसी आती है, जैसे एक दुल्हन जाती है ना, उसी प्रकार से। तो मेरी कार भी ऐसी आई थी। कई डिसिप्लिन हमारे सीनियर्स, कई हमारे पार्टनर, सब लोग एक साथ, मतलब पूरी तरीके से एक तरह लग रहा था कि कोई बारात जा रही हो, कोई बारात आ रही हो दोस्तों। वो मोमेंट था। तो कॉलोनी वालों को लगा कि वाकई में ये इसने क्या कर दिया। और दोस्तों वो मोमेंट बड़ा यादगार था। मेरे घर वालों को लगा, क्योंकि मेरे खानदान में सबसे पहले कार लाने वाला व्यक्ति मैं था। क्योंकि मैंने बताया ना कि कोई चीज सोच ही नहीं होती थी कि कार भी हम ले सकते हैं, कार भी हम घूम सकते हैं। पहले कार लाने व्यक्ति मैं था दोस्तों। उस समय कार चलाना इतनी आती तो नहीं थी, और धीरे धीरे मैं कार चला रहा था। और वो धीरू भैया जो थे, वो मुझे एक मिल गए जस्ट 9 महीने बाद। बता रहा हूँ, जो मैंने चैलेंज था 9 महीने बाद मैं रुका, मैंने उनका आशीर्वाद लिया। तो बोला कि रवि ये किसकी कार है? मैंने कहा भाई साहब आप ही के आशीर्वाद से, आप ही के आशीर्वाद से ये कार मैंने अचीव करी। तो बोले क्या बात कर रहा है? बोले तूने कैसे कार ले ली? मैंने कहा कि वही जो मैंने आपको बताया था, आपने मुझे मना कर दिया, मुझे आपने घर आने से मना कर दिया था, वही आपकी जो बात कही थी, वही उसी बातों को मैंने अपना आशीर्वाद बनाया, और उसी की वजह से कार अचीव करी। वो दिन धीरूभाई ने कहा, मतलब मैं बोला वो इमोशनल हो गए थे। बोले मुझे लग रहा है रवि वाकई अब तो लाइफ में बड़ा कुछ करेगा। दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो चैलेंज होते हैं ना, यही तो आपकी कहानी बनाते हैं, यही तो आपकी स्टोरी बनाते हैं। और इन्हीं चैलेंज से हम घबरा जाते हैं। लाइफ को चैलेंज को कभी भी, मतलब कभी भी किसी तुलना को कभी, मतलब कभी भी कोई जो चैलेंज होता है ना, मैंने कहा ना कि लाइफ को आपके आगे बढ़ाने के लाते हैं। और दोस्तों ये सब कुछ चल रहा था, बेहतर चल रहा था दोस्तों। और फिर क्या हुआ दोस्तों कि मेरा जो अगले साल का जो कोचिंग का जो था, वो पूरा सत्र पूरा होने जा रहा था, पूरा सत्र पूरा होने जा रहा था। तो उस समय, अब बड़े ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, उस समय मेरे मन में, मैंने जब मेरा पूरी बच्चों को बैचेस कंप्लीट हो गई थी, फरवरी मार्च की बात है, अगले जस्ट ज्वाइनिंग के जस्ट 1 साल बाद, फरवरी मार्च की बात है, मैंने कहा कि क्या मुझे अगले साल कोचिंग पढ़ाना चाहिए, क्या मुझे अपनी कोचिंग को, बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहिए। तो मैंने, क्योंकि आप सोचिएगा ये निर्णय लेना, क्योंकि मैंने उस कोचिंग को जमाने के लिए कई खर्चे किए, कई मैंने मेहनत करी। आप जानते हैं 300-350 बच्चे आ रहे हैं, 2 महीने 6 महीने के अंदर आ गए। पता है 5 साल 6 साल लग गए थे मुझे उसको अपने कोचिंग जमाने के लिए। तो मैंने सोचा क्या मुझे कोचिंग आगे बढ़ाना चाहिए, क्या मुझे को एज ए करियर चेंज करना चाहिए। परंतु दोस्तों मैंने सोचा यदि मैं किसी और से पूछूंगा तो वो मुझे भ्रमित कर देंगे, मुझे कंफ्यूज कर देंगे मुझे। मैंने दोस्तों अपने आप पर भरोसा करा, और मैंने थोड़ा सा बैठ कंपेरिजन किया मैंने, और जो तुलना मैंने की थी वही तुलना मैं आज आपको बताऊंगा दोस्तों। और वहीं से मैंने ड्यूसर को एज ए करियर क्यों चयन करा, क्यों चुना, मैं आपको बताना चाहूंगा। मैंने पूरी चीज देखा, मैंने कहा कि आज मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, और मैं जो पढ़ा रहा हूँ उससे मैं बच्चों को अच्छी मार्कशीट दिला सकता हूँ, अच्छी डिग्री दिला सकता हूँ, परंतु मैं उनको लाइफ में आगे बढ़ने का कोई ऑप्शन नहीं दे सकता हूँ। क्योंकि हम तो शुरू से क्या कहते हो, ये कहते हुए आए, जो हमने सुना वही कहा कि बेटा पढ़ो लिखो अच्छी नौकरी लग जाएगी। परंतु हमें पता था दोस्तों उस समय भी नौकरी स्थिति अच्छी थी, आज तो दयनीय स्थिति है ही, उस समय अच्छी स्थिति थी, परंतु फिर भी हम हवा में बातें क्या करते थे। तो मैंने एक चीज सोचा कि मैंने कहा कि मैं, आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि उस समय मैं ड्यूसो की एजुकेशन समझ गया था। मुझे एक बात समझ में आ गई थी दोस्तों कि आज मैं जो एजुकेशन बच्चों को दे रहा हूँ, जो मैं मैथमेटिक्स से ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ा रहा हूँ, मैथमेटिक्स के डिफरेंशियल पढ़ा रहा हूँ, मैं इंटीग्रेशन में पढ़ा रहा हूँ, जो भी पढ़ा रहा हूँ, अवकलन समाकलन प्रायता आव्यूमेट्रिक्स जो भी पढ़ा रहा हूँ, इसका वाकई प्रैक्टिकल लाइफ में क्या यूज है। मैंने भी एमएससी करा है, तो वो सारे पाइथागोरस प्रमेय से लगा, पाइथागोरस प्रमेय से लगाकर साइन थीटा कोसेक टेन थीटा ये सब को लगा के ये मेरी लाइफ में किस जगह यूज हो रहे हैं।
तो मैंने कहा कि ये केवल अच्छे मार्क्स के लिए अच्छे हैं, अच्छे नंबर के लिए अच्छे हैं, परंतु इनके प्रैक्टिकली लाइफ के लिए इसका कोई मकसद नहीं है। मतलब मुझे एक चीज समझ में आ गई है कि मैं बच्चों को, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं सोच रहा था वही आपको बता रहा हूँ। लेकिन मुझे समझ आ गई, मैं बच्चों को अंदर 70% से 80%, 50% ऐसी एजुकेशन डाला उनके माइंड के अंदर जिसका भविष्य में कोई प्रैक्टिकली उपयोग नहीं है, कोई प्रैक्टिकल उपयोग नहीं है। मुझे एक चीज समझ में, फिर मुझे ड्यूसॉफ्ट की लाइफ में समझ में आ गई थी कि वाकई में, है ना, आज थ्योरिकल एजुकेशन और प्रैक्टिकल एजुकेशन दोनों अलग होती है। मतलब आप हमें बच्चों को कौन सी एजुकेशन डालनी चाहिए? हमें बच्चों को ऐसे एजुकेशन डालनी चाहिए जहाँ से बच्चे सेल्फ डिपेंड बन सकें। हमें ऐसे एजुकेशन डालनी चाहिए जहाँ से बच्चे केपेबल बन सकें, जहाँ से बच्चे योग्य बन सकें। और क्या ये मैं कोचिंग कर पाऊंगा? तो मेरा सामने आंसर है नहीं। मैं फिर मैंने एक चीज सोचा कि आज मैं कोचिंग पर हूँ तो मैं केवल वहां पर केवल फीस के लिए अपने अपने ही फायदा देख रहा हूँ, केवल मैं फीस के लिए पढ़ा रहा हूँ। बस मैंने वहां पर उनको उस साल पढ़ाया, उस साल की फीस ली, अगले साल आएंगे तो अगले साल पढ़ूंगा, फिर फीस ली, उसके बाद वो चले गए तो मुझे कोई मतलब नहीं। परंतु मैंने कहा कि यहाँ पर मुझे एक चीज और होगा कि मुझे उन लोगों को हेल्प करने का मुझे मौका मिलेगा, मुझे उन लोगों को लाइफ में आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा, जो मैंने जाना, जो मैंने सीखा, मुझे वो सब कुछ मौका मिलेगा। दोस्तों ये मेरा, है ना, मैंने जब पूरा कंपेयर करा तब समझ में आया कि नहीं रवि कुशवाहा, अब तुझे बच्चों को रियल शिक्षा देनी है और एक ऐसी मतलब एक ऐसे प्लेटफॉर्म तक लेके जाना है जहां तू उनको प्रैक्टिकली एजुकेशन भी दे सके और उसके साथ में तुमको अपॉर्चुनिटी भी दे सके, मौका भी दे सके। जबकि मैं कोचिंग क्लासेस में मैं बच्चों को क्या मौका दे सकता था? कोई मौका नहीं दे सकता था। वो बोलते सर मैं इसकी तैयारी करूँ, हाँ बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, जबरदस्त, बस ये फालतू हवा में बातें करता था, है ना। फिर मेरे को लगा कि यहाँ पर मुझे प्रैक्टिकली, मतलब अब मुझे वाकई में, है ना, मुझे अपने मकसद को पूरा करने का मौका मिलेगा, अब लोगों के साथ में बहुत प्रैक्टिकल वर्क करने मुझे मौका मिलेगा दोस्तों। और मैंने निर्णय ले लिया कि बस इस साल मुझे कोचिंग बाइंड अप करना है, इस साल मुझे कोचिंग बाइंड अप करना है। अब दोस्तों देखिए क्या होता है, मैंने ये थोड़ा निर्णय ले लिया, तो आपको क्या लगता है कि जब मैं घर गया हूँ तो सब मेरे मेरे फैसले में खुश हो गए होंगे? यदि मैंने घर पे कहा कि मम्मी मैं आज, तो पापा थे नहीं, मेरी मम्मी आज मैं कोचिंग बंद करके आ गया हूँ, बस अब ऐसे करियर में ड्यूसअप करना चाहता हूँ, मम्मी मेरे पे आग उबला हो गई, है ना, अब तू इतना बड़ा बन गया है, तू ये बन गया है ना, और ऐसे फैसला करने लगा है, चल जो तू जो काम कर रहा है मैं तेरे को मना नहीं कर रही हूँ, मैं तेरे को मना नहीं कर रही हूँ, परंतु तूने कोचिंग क्यों बंद कर दी, तूने कोचिंग क्यों बंद कर दी? मैंने कहा मम्मी बस अब कुछ बड़ा, कुछ अलग करना है। तो बोला अलग तो यहाँ भी तो करता था, साथ में करता था, मैं नहीं, मुझे लाइफ को एक अलग समझ के, लाइफ को मुझे मीनिंग समझ में आ गया मुझे। दोस्तों मम्मी को मेरी बातें कुछ समझ भी नहीं आई थी, जब नहीं समझ आई थी तो फिर हमने समझाया भी नहीं। फिर पापा जी का आना होता, पापा जी क्या है कि साप्ताहिक अप डाउन करते थे, पापा जी आना हुआ सैटरडे के दिन, मम्मी ने पापा आए और मम्मी ने पापा के कान में खतरनाक चीज बातें भर दी, ये हो गया पंकज ऐसा करने लगा, वो करने लगा, ये करने लगा, वो करने लगा। पापा ने मुझे बुलाया कि तूने कोचिंग क्यों बंद कर दी, चलो जो तू काम कर रहा है ठीक है, तूने कोचिंग क्यों बंद कर दी। दोस्तों कभी कभार कहते हैं हम लोग कि सर मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, बाकी मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, मैं कुछ बड़ा आगे बढ़ना चाहता हूँ। दोस्तों ये केवल मेरे नजर में केवल एक बहाना है, ये बातें मैं भी कह सकता था मेरे सीनियर सर से, परंतु जब मैं वहां पर बैठा, पापा के सामने बैठा मैंने, और पापा एकदम गुस्सा भी हुए। मैंने पापा से कहा पापा क्या आप चाहते हैं कि मैं लाइफ में आगे बढ़ूं? बोले वो कौन नहीं चाहता है, वो सब चाहते हैं। तो पापा मुझ पे भरोसा करो, मैं आपके का खून है, मुझ पे भरोसा करो, और मुझे पूरा भरोसा, क्योंकि मैं जिस प्रोग्राम के अंदर आया हूँ ना, उससे मैंने लाइफ का सही मीनिंग जान लिया, मैंने काम को सही तरीके जान लिया। मैं उस काम के अंदर मैं कई लोगों को सही हेल्प कर पाऊंगा, मैं कई लोगों को सही शिक्षा दे पाऊंगा। बस आप मुझे भरोसा करो, आप जैसी जिंदगी चाहते हैं, मेरा जो सोचते हैं ना, मैं उससे भी बहुत बेहतर बन के बताऊंगा। बस मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, मुझे आपका विश्वास चाहिए। मैं चाहता हूँ कि बाकी आप जो बोले कि मैं उसके तैयार हूँ, परंतु मैं चाहता हूँ कि, है ना, मैं कभी भी ऐसा काम नहीं होगा जिसकी वजह से आपका सर झुके। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपका सर हमेशा ऊंचा ही रहेगा, ऊंचा ही रहेगा। दोस्तों वो 5 मिनट 10 मिनट मुझे पता है मैं भी इमोशनल हो गया था, मेरे आंखों में आंसू टाइप भी थे। मम्मी तो चुपचाप बैठी थी चीज के अंदर, पता नहीं पापा 2 3 4 मिनट तक पता नहीं क्या सोचते रहे, और उन्होंने एकदम उन्होंने कहा जा जा, जो तेरे को करना वो कर, मुझे भरोसा है तेरे पर। और फिर उन्होंने मम्मी एकदम पापा को देखी घूर के, बोले चिंता मत कर, ये अपने ही बेटा है, कोई गलत नहीं करेगा, अब ये अपनी जिंदगी जीना चाहता है ना, तो इसको करने दे। बस मुझे वही तो आशीर्वाद चाहिए था। अब मेरे अंदर एक एनर्जी अलग आ गई। मैं हमेशा कह रहा हूँ कि आपके जो, जब माता पिता कोई नहीं चाहते हैं चीज के अंदर, बस आपका विश्वास देखते हैं, आपका कॉन्फिडेंस देखते हो। मैंने अपना केवल विश्वास दिखाया, मैंने अपने केवल विश्वास दिखाया और अपने अंदर की फीलिंग बताई कि मैं क्या चाहता हूँ लाइफ के अंदर, मैं लाइफ के अंदर क्या करना चाहता हूँ, मेरी लाइफ को मैं कैसे बनाना चाहता हूँ। मैंने केवल कुछ ये बातें करी और उस बातों पर भरोसा करा, और बोले कि मैंने उनसे वादा किया पापा केवल 2 साल में देखिएगा लाइफ को एक आपके आशीर्वाद से एक अलग मोड़ आएगा। और दोस्तों चलना शुरू करा, काम करना शुरू करा दोस्तों। और फिर क्योंकि मेरे परिवार में जब मेरे अंकल जी थे जो नहीं किया,
नहीं ज्वाइन किए थे उन्होंने, तो उन्होंने क्या कहा था, मेरे पूरे परिवार के अंदर एक नेगेटिविटी बातें फैला दी थी कि ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता दोस्तों। परंतु कहते हैं दोस्तों, यदि आप सच्चे मन से लगे हो दोस्तों, तो आपका हर एक चैलेंज एक कहानी बनती है दोस्तों। और दोस्तों, मैं तो अपने काम में लग गया, मुझे पता ही चला कि मेरा कब प्रीमियर लेवल कंप्लीट हुआ, कब मेरे 15 ml कंप्लीट हुए दोस्तों। ऐसे चलते चलते मेरा रॉयल्टी कंप्लीट हुई दोस्तों। और सर का फोन आता है कि रवि जी पता है आपकी रॉयल्टी कंप्लीट हो गई, है ना। और उज्जैन के अंदर एक जबरदस्त सेलिब्रेशन प्रोग्राम हुआ, जबरदस्त सेलिब्रेशन प्रोग्राम हो, वो मेरे लिए बड़ा एकदम यादगार हुआ। वही मोमेंट याद आ गया मुझे, जो मैंने जब मेरा माइंड सेट हुआ था, बस वही मेरे साथ हुआ है दोस्तों। एक उज्जैन के अंदर जबरदस्त सेलिब्रेशन प्रोग्राम हुआ, और उस सेलिब्रेशन प्रोग्राम में जो मेरी ग्रेटेस्ट अपनाए थे मिस्टर दशरथ सर दोस्तों, उन्होंने जब मुझे मंच पे कॉल किया ना दोस्तों, मैं देख रहा था उनके चेहरे पर, उनके बॉडी में इतनी खुशी थी, मतलब इतनी खुशी। मैंने कहा कि मेरा कोई खून का रिश्ता नहीं इस व्यक्ति से, और इतने खुश हो और इतने एक्साइटमेंट के साथ, मतलब आज वो डीवीडी वो सीडी मेरे पास में रखी हुई है ना। मैं आपको मौका मिलेगा कभी जरूर देखिएगा उसको। तो वो कॉल किया दोस्तों, और वो सेलिब्रेशन इतना प्यारा हुआ कि वो सेलिब्रेशन शुरू हुआ उस सेमिनार हॉल में, और वहां से लेकर वो सेलिब्रेशन जहां मैं कोचिंग पढ़ाया करता था, वहां तक वो भीड़ गई। मतलब जितने भी ज्वाइन पर्सन थे जो थे चीज के अंदर, पूरी गाड़ियों को लेकर ढोलक आ गए चीज के अंदर, तो वो वहां तक गए। और उसके बाद वही काफिला कोचिंग पे गया, और वही काफिला मेरे घर पर भी आया। तो मैंने कहा सर घर पर कोई नहीं है, क्योंकि घर पे हमारे अंकल जी का प्रोग्राम था, है ना। मैंने कहा सब लोग वहां है, तो हमारे पार्टनर थे, उन्होंने कहा नहीं सर फिर भी घर चलते हैं। बारिश हो रही थी दोस्तों, डिसिप्लिन के अंदर एक पागलपन होता है, एक पागलपन होता है। बारिश हो रही है दोस्तों, गाड़ी में भीग रहे हैं, ढोलक बज रहे हैं, सब कुछ हो रहा है दोस्तों। घर के सामने मैंने पापा को बोला, पापा कहाँ, बोले मैं होटल, पापा आप घर आ जाओ, क्योंकि हमारे सर वगैरह सब लोग घर पे आ रहे हैं। तो जैसे हम घर पर आते हैं चीज के अंदर, बाहर पूरा एक माहौल अलग, वही राइटी से अलग माहौल। और पापा ने कहा कि जाओ सबको ले जाओ होटल में। मैंने कहा पापा हम कम से कम 60-70 लोग हैं, और अंकल जी का प्रोग्राम, बोले चिंता मत करो मैं सब बात कर लूंगा, जाओ ले जाओ। मतलब, और जैसे वो 60-70 लोग वहां पर पहुंचे, तो वो हमारे अंकल जी जितने रिश्तेदार थे वो सब मुझे देख रहे थे कि ये कोई चुनाव जीत के आ गया क्या, क्या ये कोई मतलब विधायक बन गया क्या, क्या हुआ। और उस समय सबके चेहरे देखने वाले थे। मेरा मकसद मतलब एक अलग चीज हो गई दोस्तों। दोस्तों कहते हैं ना, बस सच्ची नियत होनी चाहिए, आपका काम करने का तरीका सही होना चाहिए दोस्तों। ऊपर वाला आपकी कहानी बनाते बनाता, आपकी पिक्चर बनाते बनाता है, और वो पल मेरी जिंदगी का बेहतरीन पल आया, बेहतरीन पल आया। उसी के बाद दिल्ली के अंदर एनुअल प्रोग्राम होता है दोस्तों, तो मुझे वहां पर जाने का मुझे मौका मिला दोस्तों। मतलब वो मेरे वाइफ के लिए सरप्राइज गिफ्ट था। मैंने वाइफ से कहा कि चलो अब दिल्ली, मतलब अपन को दिल्ली चलना है। और मैंने सोच लिया था अब दिल्ली हम बाई ट्रेन नहीं जाएंगे, बाई फ्लाइट जाएंगे। और हम शादी से पहले मैं बताया ना, मैं वाइफ को बहुत बड़े वादा करता था, यहाँ चलेंगे वहां चलेंगे। तो कोचिंग क्लासेस में था, सोच बहुत छोटी थी मेरी, तो मैं सारे बहाने, मतलब वही सोच छोटी वजह से बोलते रहते, छोड़ो क्या घूमना क्या फिरना। तो मैं इंदौर लेके गया उनको, मैंने नहीं बताया हम बाई फ्लाइट जा रहे हैं। इंदौर लेके गए चीज के अंदर, इंदौर के अंदर ही मेरी ससुराल है। मैंने अपने साले साहब से कहा कि हम इंदौर आ रहे हैं, रात को इंदौर पहुंचेंगे, और सुबह तुम्हें मुझे एयरपोर्ट पे छोड़ना है। और मैंने कहा तुम्हें अपनी दीदी को मत बताना, है ना, कि हम बाइक फ्लाइट जा रहे हैं। मैं थोड़ा उनको सरप्राइज देना चाहता हूँ। और दोस्तों वो भी मेरे जिंदगी का दिन बड़ा यादगार रहा दोस्तों। पहली बार जब वाइफ एयरपोर्ट पे, तो उन्होंने पहली बार देखा क्या ऐसा, ये क्या, ये तो हम टीवी पे देखा था। और जैसे हम वो प्लेन में, मैं भी फर्स्ट टाइम बैठा दोस्तों, बहुत समझ में आई दोस्तों। उस दिन समझ आया कि सपनों की इमारत क्यों बनना चाहिए, सपने क्यों लिखे होने चाहिए, सपनों को रियलाइज करना क्यों जरूरी होता है दोस्तों। और वो फ्लाइट में दोस्तों यकीन मानिए, इंदौर से दिल्ली केवल हम 40 मिनट में पहुंच गए। 40 मिनट तो मैं बटन दबाने में लग गया मुझे। मैं चेक कर रहा था, क्योंकि पहली बार चढ़ा था, ये दबा रहा हूँ वो दबा रहा हूँ, ये है ना, एयर जो होस्टेज उनको बुला रहा हूँ चीज के अंदर। इतने में अनाउंसमेंट होता है कि बस अपने सीट बेल्ट को बांध दीजिए, अब हम दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले हैं। तो दोस्तों फिर लगा कि वाकई क्या लाइफ होती, मतलब लाइफ किसको होती। और फिर उसके बाद क्या देखिए, उसका चमत्कार देखिए। जब दिल्ली के अंदर एनुअल प्रोग्राम होता है दोस्तों, है ना, कम से कम 5 से 10 हजार का पूरे हिंदुस्तान के लोग वहां आते हैं। और वहां पर रॉयल्टी अवार्ड मुझे मिलना था। वहां से अनाउंसमेंट हुआ, मन से अनाउंसमेंट हुआ, रवि प्रकाश सिंह कुशवाहा उज्जैन एमपी। दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि वाकई सपनों में कितनी दम होती है। जब मेरी उम्र थी 17-18 साल की, और मैं टीवी देख रहा था, खाना खा रहा था, उस समय ये आईफाई अवार्ड वगैरह चलते थे। तो आईफाई अवार्ड में जैसे कि वो मंच बुला के सम्मान करते थे, तो उसी समय पे क्या हुआ कि मुझे वो पल याद आ गया, मुझे वो मोमेंट याद आ गया। मतलब वो मैं देख रहा था, तो मैंने सोचा क्या 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 ऐसी जिंदगी हो सकती है, क्या क्या ऐसा सम्मान मुझे मिल सकता है। फिर मैंने अपनी देखा, अपनी हालत देखी, अरे यार ये तो अपनी औकात के बाहर है, मैं उसको भूल गया। तो जैसे वहां पर वो नाम हुआ, जैसे मंच पे गए दोस्तों, तो मुझे पल याद आ गया। मुझे एक चीज समझ में आ गई, वाकई हम जो चीज सोच सकते हैं, हम जो चीज देख सकते हैं, जिसको रियलाइज कर सकते हैं, वो लाइफ में होना ही होना है। ये उस दिन मुझे क्लियर हुआ, उस दिन मुझे प्रूफ हुआ दोस्तों। और बस, परंतु दोस्तों यहाँ तक पहुंचने के लिए कहते हैं ना, लाइफ के 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट तो जो अभी आप देख रहे हैं, एक पार्ट वो होता है कि वहां तक उस पार्ट को कैसे क्लोज करा, वो पार्ट।
अभी सब कुछ चलते रहता है, कई एग्जाम हुई दोस्तों, मतलब मैं बता रहा हूँ दोस्तों, मैंने कभी भी किसी भी समस्या को समस्या नहीं समझा, केवल एग्जाम समझा। चाहिए एग्जाम है, चलो इसकी तैयारी करते हैं, चलो इस एग्जाम से बाहर निकलते हैं, क्योंकि हर एक एग्जाम एक स्टेप आगे ले जाना चाहिए। और फिर दोस्तों सब कुछ बढ़िया चल रहा था, और फिर मेरे ऊपर वाले ने मेरी फिर एक एग्जाम ली और मेरा एक्सीडेंट करवा दिया। मेरा एक्सीडेंट हुआ, और वो एक्सीडेंट में ऐसा हुआ कि मेरा पाँव फ्रैक्चर हो गया, मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे गेट पार्टनर मिस्टर मुकेश सर, और वहाँ पर कई लोग थे तो फटाफट मुझे हॉस्पिटल लेके आए, क्योंकि साथ में थे वो। हॉस्पिटल लेके आए, हॉस्पिटल लेके आए, मेरा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टर ने बोला था कि बस 6 महीने पे तुझे 1 साल तक उन्होंने, जिसके बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। मुकेश सर, वॉइस क्लियर है? यस सर, अब क्लियर है। तो वो जब मेरे एक्सीडेंट हुआ और ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें बेड रेस्ट पे आराम करना पड़ेगा। जैसे ही मैं मतलब ऑपरेशन हुआ 10 से 15 दिन में जब मुझे घर लेके आएगा, जब मैं घर लेटा था, तो उस समय क्या हुआ, उस समय कई लोग मेरे को देखने आ रहे थे, कई लोग मेरे रिलेशन के अड़ोसी पड़ोसी सब देखने आ रहे थे, और मुझे देखे रहे थे कि अब तो क्या कर पाएगा, अब तेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई, अब तो लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर सकता है। दोस्तों मैं ऑलरेडी टूटा हुआ था, और मुझे वो और तोड़े सोच से। और उसी समय पे जब मेरे ड्यूसोप्टेन हमारे भाई लोग आ रहे थे, जो हमारे ड्यूसोप्टेन जो हमारे सीनियर सर आ रहे थे, और वो मुझे देख के बोलते रहे, रवि चिंता मत कर, तो फिर धूम मचाएगा, फिर वही डांस होगा, फिर वही मस्ती होगी, वो सब कुछ होगा तेरी लाइफ के अंदर जो तूने सोचा है, तू चिंता मत कर, है ना, बस अपने अंदर भरोसा रख। तब मुझे एक चीज समझ में आई कि एक सही माहौल का होना क्यों जरूरी है, एक सही एसोसिएशन होने क्यों जरूरी है। वो एसोसिएशन जो मेरा खास थे, वो तो ऑलरेडी टूटे वो और तोड़ रहे हैं, और वो एक एसोसिएशन जिनसे मेरा कोई खून का रिश्ता नहीं है, वो मुझे मजबूती दे रहे हैं, मुझसे बोल रहे हैं कि चिंता मत कर, तू हिम्मत रख, सब कुछ होगा, वापस से फिर एक वही नया रूप आएगा, और लाइफ के अंदर वही मस्ती, वही डांस वांस, वही इंजॉयमेंट, सब कुछ होगा, वो पल होगा दोस्तों। और दोस्तों फिर यही चलता रहा। फिर उन्होंने मुझसे एक बात कही, रवि अब तो 3 महीने बेड रेस्ट पर है, 6 महीने बेड रेस्ट पर रहेगा, चीज के अंदर तो कुछ मत करना है, कि जिंदगी के अंदर जो तूने यूसुफ लाइफ में जो तेरे अच्छे मोमेंट रहे उसको हमेशा याद करना, और जैसे तू लाइफ बनाना चाहता था उसको तू हमेशा याद करना। और बस दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति आता था, मुझसे मिलने आता था, यदि वो कोई नेगेटिव बातें करता था, यकीन मानिए दोस्तों, नेगेटिव बातें करता था, तो मुझे उनकी बातें कुछ सुनाई देती थी, मुझे कुछ सुनाई देती थी, मुझे उनकी बातें बस, है ना, उनके ओठ चल रहे दिखते थे, बाकी तो मैं तो अपने उस लाइफ उस पड़ाव चले जाता जैसे मैं लाइफ बनाना चाहता था। मैं ये नहीं सोचा था मेरा एक्सीडेंट हो गया, कुछ नहीं, मैं चल रहा था दोस्तों। और इसी समय पे क्या दोस्तों, कई हमारे ऐसे चैंपियन थे जो मुझे देख के लगा कि यार रवि सर अब ऐसी हालत है, तो अब रवि सर नहीं कर पाएंगे तो अब हमारा क्या होगा। तो वो लोग थोड़ा कमजोर जरूर पड़ रहे थे दोस्तों। और फिर करीबन 3.5 महीने बाद मेरे कुछ ऐसे पार्टनर थे जिन्होंने बोला कि सर बस हम आपके साथ हैं। बोलते ना, जिंदगी के अंदर उतार चढ़ाव आते ही हैं, ये पार्ट है लाइफ का। उन्होंने कहा कि सर हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, आप चिंता ना करें दोस्तों। मैंने भी उनसे कहा कि चिंता मत करो, ये रवि कुशवाहा ने जो बोला है, जो बात बोल दी है, उसका पक्का है ना दोस्तों। 3.5 महीने बाद, है ना, और उसके अंदर मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे स्पेशल ग्रेट पार्टनर मिस्टर मुकेश कुमार चौधरी का, जो हर मोमेंट में, हर पल में मुझे मेरे साथ रहे चीज के अंदर। और फिर हमने, है ना, चलना शुरू करा। मैंने हॉकी के बेस पर हॉकी ली, मैंने अब लेटना नहीं है, अब बहुत लेट चुके, अब लाइफ में कुछ बड़ा करना है, कुछ सपने बने हुए दोस्तों। दोस्तों हम टूटे नहीं, किसी भी परिस्थिति में हमें परिस्थिति थी हमारे पास हावी होने ही नहीं दिया, हमने कभी टूटे। उस समय क्या हुआ था कि टीम के अंदर भी, है ना, कई लोग ऐसे थे जो नहीं काम कर रहे थे, हमने काम कैसे थे कि सर वापस ऊपर एक मौका दिया, फिर से एक नई टीम बनाएंगे, फिर से एक नया आगाज करेंगे, है ना। तो पहले तो हमारे पास कोई अनुभव नहीं थे, आज तो हमारे पास बहुत सा अनुभव है, बहुत से एक्सपीरियंस है, और उसी के जरिए हम लाइफ में, क्योंकि कोई बिल्डिंग गिर जाती है इसका मतलब ये नहीं है बिल्डिंग फिर से खड़ी नहीं कर सकते हैं। कुछ गलतियां हुई है, कुछ ऐसी चीज हुई है, उसको हम अपडेट करेंगे, और हम वापस एक नई टीम वापस बनाएंगे। और फिर हमने चलना शुरू करा, वही प्रोसेस हमने हॉकी, मतलब मैं एक पाँव लंगड़ाते हुए हॉकी जो भी होता रहा, ट्रेन बस जैसा होता रहा, मैंने फिर अपनी प्रॉब्लम को नहीं देखी, चलते गए दोस्तों। और उसके बाद फिर एक नई टीम खड़ी हो गई, एक नई टीम बन गई दोस्तों, और सब कुछ बढ़िया हो गया। फिर यही सब कुछ चलता रहा। उसी के बाद क्या हो दोस्तों, मैंने अपनी जो मेरी ड्रीम कार थी निसान की माइक्रो एक्सवी, उसको अचीव करा। और उसके बाद आगे आगे चलते गए दोस्तों। तो फिर मेरा सपना था कि विदेश यात्रा करना, और पहली बार मुझे बैंकॉक जाने का मुझे मौका मिला दोस्तों। वो पल तो मेरे लिए बड़ा यादगार है। जैसे 3.5 घंटे उस फ्लाइट, उस प्लेन के अंदर बैठना, और जैसे बैंकॉक पहुंचे तो देखा कि मुझे लगा क्या ये भी दुनिया होती है, क्या इस टाइप की दुनिया होती है। फिर मैंने धन्यवाद दिया ड्यूसॉफ्ट को, धन्यवाद दिया ग्रेट अपलाइन को,
मैंने कहा कि यदि ये काम मेरे पास नहीं आता तो केवल आधी जिंदगी जी रहा होता या आधी जिंदगी जी की दुनिया से चला जाता, आधी जिंदगी जी की दुनिया से चला जाता दोस्तों। और वो मोमेंट, वो पल मेरे लिए बड़ा यादगार था। और उस समय फिर मुझे एक बात याद आ गई, मैं आपको बात जरूर बताना चाहूंगा कि ईश्वर से कुछ मांगने पर ना मिले तो कभी नाराज मत होना। ईश्वर से कुछ मांगने पर ना मिले तो उससे कभी नाराज मत होना, क्योंकि ईश्वर वह नहीं देता है जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वह देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। मैं जब मैं पढ़ रहा था, जब मैं कोचिंग पढ़ा रहा था, उस समय मैं क्या सोचा, मेरी जॉब लग जाए, मेरी जॉब लग जाए। पर ऊपर वाले मैंने कुछ और सोच रखा था दोस्तों, ये बात को हमेशा ध्यान रखना है। ऊपर वाला, क्योंकि आपको, है ना, आपको कौन अच्छे तरीके जानता है, वो ऊपर वाला। तो हमेशा एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि ऊपर वाला वो नहीं देता जो आपको चलता, बल्कि वह देता है जो आपके लिए अच्छा होता है दोस्तों। और ये सब कुछ रहा मेरे जीवन में, सब कुछ। और इसी दौरान क्या हुआ दोस्तों, इसी दौरान क्या हुआ दोस्तों कि कई ऐसे लोग थे, कई ऐसे सीनियर, कई मोस्ट सीनियर, कोई ऐसे लोग थे जो भटक चुके थे, जो भटक गए थे। और वो भटक गए थे तो खुद तो भटक गए, तो हमें भी भटकाने की कोशिश कर रहे थे। कई बार हमारे पास फोन आते थे कि रवि जी आप ना हमारी संस्था में आ जाइए, आप हमारी कंपनी में आ जाइए। तो मैंने उनसे एक ही बात कही, सर मेरे एक ही माता पिता है, मेरी एक ही वाइफ है, और ड्यूसोप जैसे मेरे एक ही माता पिता, ऐसे ड्यूसोप भी मेरे एक माता पिता के समान है। जिसने मुझे इस लायक बनाया, जिसने मुझे इस काबिल बनाया है, ऐसा नहीं कि मैं उसके साथ में उसके साथ धोखा करूं या उसके साथ छोड़ दूं, है ना। उन्होंने कहा कि ऐसा बहुत सी चीज कही। मैंने कहा सर मैं बहुत एथिकल पर्सन हूँ, और एथिकल इंडस्ट्री, एथिकल एक एकेडमिक साथ हूँ दोस्तों। मैंने कोई भी आया दोस्तों, यकीन बता रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता था, कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि ड्यूसॉफ्ट एजुकेशन ने मुझे इतना सेल्फ डिपेंड बना देता, मुझे इतना आत्मनिर्भर बना देता। मुझे कई बार हुआ, कई बार लोग ऐसा वाले, वो ऐसा वैसा, कई बातें कही दोस्तों, परंतु मेरे मन में 1% भी नेगेटिव विचार नहीं आया, 1% नेगेटिव विचार नहीं आया दोस्तों। और मैंने यही कहा कि ड्यूसॉफ्ट से मेरी एक शादी हुई है ना, जैसे मेरी वाइफ से मेरी शादी हुई है, इस प्रकार ड्यूसॉफ्ट से मेरी शादी हुई है। हो सकता है कि आपके जो संस्था, मेरी संस्था बहुत अच्छी हो सकता है कि मैं, मतलब, है ना, आप जो बोल रहे हैं मेरी वाइफ से सुंदर आपके पास में कोई लड़के, तो मेरी फिर शादी हो चुकी है। और शादी ये टाइम पास करने वाली नहीं दोस्तों, जन्मों जन्मों का साथ है। बस इसी मैंने पूरा अपने, मतलब ड्यूसॉफ्ट ने मुझे इतना भरोसा दिलवा दिया था, मुझे भरोसा था ड्यूसॉफ्ट के ऊपर, मुझे भरोसा था ऋषि सर के ऊपर, मुझे भरोसा था अपने ऊपर। और दोस्तों बस आज ड्यूसॉफ्ट के साथ मैंने अपने पूरा जीवन सौंप दिया दोस्तों। मतलब क्योंकि मैं एक तरह एडॉप्ट हो चुका हूँ ड्यूसॉफ्ट के साथ दोस्तों। मुझे ड्यूसॉफ्ट वाला कुछ दिखता ही नहीं है, और ना मैं देखना चाहता हूँ। इतना प्यार है ड्यूसॉफ्ट के अंदर, और ये सब कुछ चलता है। आज मतलब मैं धन्य देना चाहता हूँ दोस्तों कि वाकई मैं एजुकेशन सेक्टर में था, मैं एक एजुकेशन सेक्टर में था दोस्तों। मैंने वाकई रियल एजुकेशन जाना, मैंने आज ड्यूसॉफ्ट एजुकेशन के प्रोजेक्ट को जाना। मैंने कहा वाकई में, मैंने कहा आज ड्यूसॉफ्ट एजुकेशन जो हमारे क्रिएटर ऋषि सर है, मैंने उनको वाकई धन्यवाद, उनकी सोच को धन्यवाद दिया, उनके विजन को धन्यवाद दिया कि वाकई कितने विजनरी पर्सन। मैंने कहा जिस ई लर्निंग एजुकेशन, जिस ऑनलाइन एजुकेशन बात आज गवर्नमेंट कर रही है, बजट के अंदर जो बजट पास हो रहा है, उस बजट पास में एजुकेशन को रखा जा रहा है, यहाँ पर हेल्थ को रखा जा रहा है। क्योंकि हमारे क्रिएटर ऋषि सर ने 24 सितंबर सन 2000 को सोच लिया था। और किस टाइप एजुकेशन देना, उस टाइप एजुकेशन देना जहां से व्यक्ति का माइंड का विकास हो सके। बात को समझना, आज हमारे पास में जो क्योंकि हम एजुकेशन को डील करते हैं, हम एजुकेशन वर्क करते हैं, वो एजुकेशन जिसका ट्रेंड है। आज आपने देखा, आज हमारी एक यूनिवर्सल एजुकेशन है जो आपको यूनिवर्सल रूप में तैयार करती है। वो सॉफ्ट स्किल्स, वो आज भी कई मैं देखता हूँ, कई आज कई ऐसे इंस्टीट्यूट, कई ऐसे स्कूल कॉलेज जो आज भी स्किल्स को समझ नहीं पा रहे हैं। वो स्किल्स जो हमारे लाइफ के अंदर पर्सन ग्रूमिंग करने में मदद करते हैं, वो इंग्लिश स्किल, वो आपका सॉफ्ट और वो आपका हार्ड और वो आपका पर्सनल, वो प्रोफेशनल स्किल जो आपको खुद की स्किल पर्सन बनाते हैं दोस्तों। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, ड्यूसॉफ्ट की जो गाइडलाइन रही है दोस्तों, बड़ी बेहतरीन रही है, बड़ी परफेक्ट रही है। इन्होंने हमें, ड्यूसॉफ्ट ने हमें एक ऐसी एजुकेशन दी है जिससे हमारे अंदर हम क्रिएटिव बन सके, हमारे अंदर इनोवेशन आ सके, कुछ नयापन आ सके जिंदगी के अंदर। ये तो चलिए मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, केवल किताबी रटा जा रहा है, अनक्रिएटिविटी तक जा रहा है चीज के अंदर। तो ड्यूसॉफ्ट ने हमें एक ऐसी एजुकेशन दी दोस्तों, हमें एक ऐसा प्रोडक्ट हमको दिया है दोस्तों जो हमको क्रिएटिव बनाता है, और एक ऐसा एजुकेशन हमको दिया है जो हमको स्किल्ड पर्सन तो बनाता है, साथ में हमको आत्मनिर्भर बनाता है दोस्तों, और हमें बनाता है कैपेबल पर्सन, योग्य पर्सन। आज आप देखिए, आज लोग डिपेंडेबल बन रहे हैं, परंतु दोस्तों ड्यूसॉफ्ट ने हमें इस टाइप की एजुकेशन प्रोवाइड करवाई है जहां से आप सेल्फ डिपेंडेंट बनते हैं। अभी लगातार मैं देखा हूं, जब मैंने ड्यूसॉफ्ट शुरुआत की थी तो कुछ कोर्सेज शुरुआत की थी, आज लगातार अपडेशन होते जा रहे हैं, टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को बदलाव होते जा रहे हैं। मैं वाकई में धन्यवाद देता हूँ ड्यूसॉफ्ट की, मतलब ऋषि सर को देता हूँ कि इतना क्रिएटिव माइंड के साथ में। आज अभी पिछले कुछ समय पहले टेस्टिंग सेंटर जब लॉन्च किया, जब डाला, तो जब टेस्टिंग सेंटर मैंने देखा, तो मैंने देखा कि वाकई माइंड को विकास करने के लिए ये कितनी बड़ी बात है।
है ना, कितनी प्यारी चीज हमको दे रखी है, क्योंकि बहुत से लोग उसको समझ ही नहीं पा रहे होंगे। आज आप देखिए, आपने केबीसी देखा होगा, मैं दोस्तों केवल कुछ समय आपके साथ और हूँ, आपने केबीसी देखा होगा, आपने केबीसी देखा होगा, केबीसी में क्या देखते हो आप कि इस टाइप से राउंड टेबल चेयर होती है, वहां पर करीबन 10-12 लोग बैठते हैं वहां पर, और अमिताभ बच्चन जी वहां से कुछ क्वेश्चन देते हैं, 4 ऑप्शन देते हैं, और फटाफट जो लोग सबसे पहले उस सही आंसर देते हैं उनका सिस्टम हो जाता है। तो आप समझिए, मतलब लाइफ आने वाले जमाने कितना बदलने वाला है, आने वाले लाइफ के अंदर कितनी बड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है दोस्तों। और ऐसे टेस्टिंग सेंटर हमको ला के ड्यूसॉफ्ट ने दिया है, जो हमारे माइंड का विकास करती है, जो हमारी क्रिएटिविटी विकास करती है। और आने वाले टाइम पे इसी प्रकार की एग्जाम होने वाली है, जो आप कितनी कम समय में कैसे आप एग्जाम को दे सकते हैं, कैसे आप एग्जाम फेस कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारे पास में जबरदस्त टेस्ट सेंटर लाके दिया है, जबरदस्त इंग्लिश का पार्ट हमको लाके दिया है दोस्तों, जबरदस्त हम बोलते हैं पर्सनल स्किल्स जो जो बहुत ज्यादा जरूरी हो गई है, वो सारी स्किल्स हमको लाके दी दोस्तों। आज इसकी मैं कीमत लगा नहीं सकता हूँ। आज कई वो लोग तैयारी कर रहे हैं, लाखों रुपए इस पर खर्चा कर रहे हैं, परंतु फिर भी वो केवल थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं दोस्तों। परंतु हमारी संस्था ने थ्योरेटिकल भी दिया है और प्रैक्टिकल भी दिया है। और इसी के साथ देखिए, जबरदस्त एजुकेशन दी है, टाइम के अकॉर्डिंग चलने वाली एजुकेशन हमको दी है। तो इसी के साथ में दोस्तों, जब 2019-20 के अंदर जब कोविड सिचुएशन आई थी, तो जब देखा था कि कई लोग है ना कोविड में आ चुके हैं, या कई लोग दुनिया से जा चुके हैं, तब ऋषि सर ने फिर हमें एक मौका दिया, फिर हमें अपॉर्चुनिटी दी। उन्होंने सोचा कि यदि एक व्यक्ति के पास में अच्छी एजुकेशन है, एक व्यक्ति के पास में अच्छी स्किल्ड है, परंतु जिसका स्वास्थ्य सही नहीं है, तो कभी अपनी क्षमता के मुताबिक कभी काम नहीं कर पाएगा, कभी अपनी क्षमता के मुताबिक कभी काम नहीं कर पाएगा वो। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने देखा कि बीमारी की जड़ को पकड़ा। उन्होंने ऐसा नहीं कि ऊपरी कोई आपको प्रोडक्ट दे दिया, उन्होंने बीमारी को जड़ को पकड़ा, उन्होंने बीमारी को वो जड़ पकड़ी, और उन्होंने जबरदस्त प्रोडक्ट, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, इतना परफेक्ट प्रोडक्ट है जो हमारे बॉडी के अंदर जाना चाहिए, जिससे हमारी बॉडी का एकदम इम्यूनिटी बूस्ट हो सके, और कोई भी बीमारी आए तो हम पे लग ना सके, तो लगे तो कुछ समय में हमसे दूर चले जाए दोस्तों। और एक जबरदस्त प्रोडक्ट हमको लाके फिर दिया ड्यूसॉफ्ट ने, और वो मैं आपकी जोरदार क्लैपिंग के साथ उनका नाम बताना चाहूंगा, ड्यूविटा। एक जबरदस्त प्रोडक्ट जो क्या करता है, जो हमें हेल्थी रखता है, हमें स्वस्थ रखता है दोस्तों। क्योंकि एक चीज समझ में आ गई थी कि आपने अच्छी एजुकेशन ले रखी है, आप अच्छे स्किल पर्सन है, परंतु यदि आपकी हेल्थ और अच्छी होगी, तो एक हेल्थ अच्छी होगी, है ना, तो आप लाइफ में हमेशा अपने क्षमताओं के मुताबिक काम करेंगे, आप अपने हमेशा प्रभाव के मुताबिक काम करेंगे दोस्तों, है ना। इस टाइप के मतलब हमारा प्रोडक्ट देखिए कितना दमदार प्रोडक्ट है। हम ऐसे एजुकेशन जो हमारे अंदर एक नयापन लाती है, एक इनोवेशन लाती है, एक नया कुछ एक स्किल पर्सन लाती है, और इस टाइप का हेल्थ प्रोडक्ट जो हमको लाइफ में हमेशा स्वस्थ रखता है दोस्तों। यही तो हमको चाहिए, यही तो हमारे परिवार को चाहिए, यही तो आपको और आपके पूरे बच्चों को चाहिए। इसीलिए ड्यूसॉफ्ट एजुकेट करना चाहिए, एजुकेशन जरूर। और इसी के साथ में आपको देती जबरदस्त जो आज हर व्यक्ति जरूरत होती है, करियर अपॉर्चुनिटी, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। आप समझ रहे होंगे कितनी बड़ी इंडस्ट्री बनने जा रही है दोस्तों, और ड्यूसॉफ्ट ने हमें मौका दिया है इस इंडस्ट्री में अपने करियर बनाने का, और लाइफ को अपने मुताबिक जीने का, और अपने सपने को फुलफिल करने का दोस्तों। आज इस इंडस्ट्री के, आज डायरेक्शन इंडस्ट्री और ड्यूसॉफ्ट एकेडमी के अंदर मैं आज एक छोटे मोटे विजन के साथ में नहीं हूँ, एक बहुत बड़े विजन के साथ में हूँ, और एक बहुत बड़ा मेरा मिशन बन चुका है। इस एक साल के अंदर मैं आपसे वादा कर रहा हूँ दोस्तों, मैं आपसे कमिटमेंट कर रहा हूँ कि इस एक साल के अंदर बहुत बड़ा काम होने जा रहा है, बहुत बड़ी जो हमारा विजन है, वो विजन आज मिशन बन चुका है। कई आज मेरा स्टार मेसेट कंप्लीट होने आ रहा है, कई हमारे जितने लोग जिन्होंने अपने ड्रीम को बना रखे हैं, जो लेवल कर रखे हैं, वो सारे लेवल कंप्लीट होने वाले हैं। बहुत बड़ा बिग अचीवमेंट होने जा रहा है दोस्तों। बस दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा कि अब वक्त जो है, अब जो वक्त है वो एक निर्णय लेने का वक्त है, एक डिसीजन लेने का वक्त है दोस्तों। एक ऐसी इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि हमने भी एक निर्णय लिया था, और कहते दोस्तों सबसे बड़ी गलती क्या करते लोग, यही गलती करते थे कि अपने निर्णय को किसी और के ऊपर छोड़ देते। दोस्तों मुझे एक चीज बताइएगा, आपको आपसे अच्छा कौन जानता है, आपके मन में इस समय क्या चल रहा है, आप लाइफ को कैसे जीना चाहते हैं, आप लाइफ को कैसे बनाना चाहते हैं, ये आपको आपसे कोई जानता ही नहीं है। तो दुनिया में लोग गलती क्या करते हैं, 90% लोग गलती करते थे, अपने निर्णय किसी और के ऊपर छोड़ देते हैं, किसी और के ऊपर छोड़ देते हैं। और हमेशा ध्यान रखना, वो व्यक्ति जो निर्णय आपको देगा ना, वो आपके मुताबिक नहीं देगा, खुद के मुताबिक देगा। इसलिए कहा है कि आपको मेरे सभी अपलाइन मिस्टर दत्त सर, मिस्टर सूर्य कुमार सर, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। क्रिएटर ऑफ ड्यूसॉफ्ट मिस्टर ऋषि सर, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ दोस्तों। सीएनएस ग्रुप, उन्होंने हमको सिखाया कि एक यूनिटी क्या होती है। आज वो ड्यूसॉफ्ट के पिलर है, कई चीज सीखी हमने उनसे। मैं
सीनियर्स ग्रुप के सभी रिस्पेक्टेड, वेरी वेरी रिस्पेक्टेड सर, मिस्टर चिंटू सर, मिस्टर सुधांशु झा सर, मिस्टर कुमार मुनि सर, मिस्टर रणविजय सर, मैं उन सबको धन्यवाद देता हूँ। बहुत कुछ सीखा उन्होंने, हमने उनकी बहुत सी बातों को लेकर हम बहुत आगे बढ़े हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो ड्यूसॉफ्ट हमारे ड्यूसॉफ्ट के हीरो हैं, रिस्पेक्टेड सर मिस्टर प्रशांत सर, मैं इन सबको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं आर ड्यूसॉफ्ट को। और दोस्तों कुछ ऐसी लाइनें, लास्ट में कुछ ऐसी लाइनें मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूँ, वो लाइनें जिसने मेरे दिल को टच करा है, मेरे अंदर को टच करा है दोस्तों। उस लाइनों को बड़े ध्यान से समझिएगा, बड़े ध्यान से उसका एक सही अर्थ निकालिएगा। अगर जुनून हो सिर पे तेरे और अंतर में हो विश्वास, अगर जुनून हो सिर पे तेरे और अंतर में हो विश्वास, फिर ठोकर और ठुकराने का होगा कहां तुम्हें एहसास। मकसद में सच्चाई है तो सीना ठोके यही कहो, मकसद में सच्चाई है तो सीना ठोके यही कहो, झुकना होगा दुनिया तुमको, विश्वास पे अपने खड़े रहो, विश्वास पे अपने खड़े रहो, अड़े रहो अड़े रहो अड़े रहो। दुनिया बदली है जिसने भी पहले उसको इनकार मिला है, दुनिया बदली है जिसने भी पहले उसको इनकार मिला है, अपमानों का हार मिला है और तानों का उपहार मिला है। आप विश्वास में आप विश्वास भरो, आप विश्वास में आप विश्वास भरो और लहरों के विपरीत बहो। हाथों में विजय मशाल लिए विश्वास पे अपने खड़े रहो, विश्वास पे अपने खड़े रहो, डटे रहो डटे रहो डटे रहो। अपने सपने तुम स्वयं चुनो, अपने सपने तुम स्वयं चुनो और बुन लो विश्वास की डोरी से। तुम विजय गर्जना के नायक, तुमको क्या करना लोरी से। तुम स्वयं सिद्ध इस जीवन के, तुम स्वयं सिद्ध इस जीवन के, उन्मुक्त उन्मुक्त गगन में उड़े चलो। आरंभ आज से नवयुग का, आरंभ आज से नवयुग का। विश्वास विश्वास पे अपने खड़े रहो, विश्वास पे अपने खड़े रहो, अड़े रहो अड़े रहो अड़े रहो। तो दोस्तों धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं, आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ, आर ड्यूसॉफ्ट का धन्यवाद देना चाहता हूँ दोस्तों मैं, सभी अपलाइन का, तमाम ड्यूसॉफ्ट का। थैंक यू सो मच, थैंक यू ड्यूसॉफ्ट, थैंक यू ऑल चैंपियन, थैंक यू सो मच, थैंक यू ड्यूसॉफ्ट।